स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, हमें अब बात करनी है और इससे पहले हम लोगों ने बात की है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की। अब उन्हीं कारणों में से व्यक्तियों की भूमिका जब सुनिश्चित की जाती है तो कभी-कभी उत्तर मुगल शासकों को भी उत्तरदायी माना जाता है, जो पतनशील प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए थे। और उनमें सबसे पहला नाम इनका है, बहादुर शाह का। तो देखिए, उत्तर मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर और सबसे आखिर वाला कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन इस प्रथम और द्वितीय के बीच में और भी दूसरे शासक आते हैं जिनकी बात हमें करनी है। तो अगर बहादुर शाह की बात की जाए बहादुर शाह प्रथम, तो जैसा कि आपने पढ़ा भी था कि औरंगजेब की कुछ नीतियों को इसने परिवर्तित करने की कोशिश की। खास तौर से उसके धार्मिक नीति को, जो कि कट्टर हो चली थी, और राजपूत नीति को, जो कि अव्यवहारिक हो चली थी। इन दो नीतियों को उसने परिवर्तित करने की कोशिश की थी। तो धार्मिक कट्टरता के जो भी नियम थे उस समय, जैसे मंदिरों के विरुद्ध कभी कुछ फैसले, ये सब उसने नहीं किए। एक सामान्य, अब इतना महत्वपूर्ण शासक वो नहीं है कि उसके कार्यों के विस्तार में हम जाएं। बस इतना जान लीजिए कि उसकी धार्मिक नीति औरंगजेब की तुलना में अधिक सहिष्णु थी और परंपरानुकूल थी, मुगल परंपरा के अनुरूप थी। उसमें जो औरंगजेब के ज़माने में विचलन आया था, उस विचलन को इसने दूर करने की कोशिश की थी। क्लियर? दूसरी चीज़ कि राजपूतों के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश की इसने। मारवाड़ और मेवाड़, ये दो राज्य ऐसे थे जिनके साथ मुगलों का संघर्ष चलता रहा था जब औरंगजेब सत्ता में था। इसने उन दोनों के साथ, उन दोनों के शासकों के साथ, अब वो शासक भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि पेशे उनसे सवाल पूछेगी, नीति महत्वपूर्ण है। उसने उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाए। मालवा और गुजरात जैसे जो प्रांत थे, उन प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया गया उन शासकों को, ताकि उनका मुगल व्यवस्था में विश्वास पुनः स्थापित हो सके। ठीक है। उसके बाद उसने एक और काम किया कि मराठों के साथ संघर्ष जो चल रहा था मुगलों का, उसमें भी उसने कूटनीतिक कार्य के अनुरूप ही सही या फिर राजनीतिक दूरदर्शिता ही सही, साहू को उसने जेल से रिहा कर दिया। साहू को औरंगजेब ने बंदी बनाया था तब, जबकि उसके पिता शंभू जी को पकड़ के मार डाला गया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि साहू के प्रति औरंगजेब का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा था। उसने उसके शिक्षा दीक्षा या उसकी तालीम और तरबियत जिसे कहते हैं, उसकी ठीक ठाक से देखभाल की थी। वो बंदी कम था, राजमहल में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा था, औरंगजेब के कैंप में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा था। राजमहल में तो औरंगजेब खुद भी नहीं रहा, 80 साल की आयु में युद्ध भूमि में रहता था वो, तो शाही कैंप का हिस्सा था। कहीं ना कहीं औरंगजेब के मन में यह बात थी कि साहू को भविष्य में मराठों का शासक बनाकर प्रस्तुत किया जाए, ताकि मराठों के अंदर एकता भी स्थापित हो सके और मराठों के साथ कोई निश्चित बातचीत भी की जा सके। अभी देखा था हम लोगों ने कि साहू की मृत्यु के बाद कोई इस तरह की स्थिति नहीं थी कि जिसमें मराठों के साथ कोई अस्थायी संबंध स्थापित किया जा सके। तो उसने साहू को मुक्त कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि साहू की मुक्ति एक कूटनीतिक कदम था, क्योंकि इस समय तक ताराबाई मराठों का नेतृत्व करने लगी थी और मराठा प्रतिरोध मुगलों के लिए कठिन होता चला जा रहा था। तो मराठा एकता को तोड़ने के लिए उसने साहू को रिलीज कर दिया, ताकि जब साहू जाए और नेतृत्व पर दावा करे तो मराठों में आंतरिक संघर्ष छिड़ जाए। और यह आंतरिक संघर्ष छिड़ा भी था। मराठा सिविल वार की बात हम लोगों ने की थी, शायद की थी कभी, याद है आपको? प्रसंग बसी की होगी। तो साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष चला, जिसको मराठा सिविल वार कहते हैं। और मराठा सिविल वार में अंततः साहू की विजय होती है, लेकिन साहू की विजय को पेशवा बालाजी विश्वनाथ की विजय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी ने साहू की तरफ से सैनिक और कूटनीतिक गतिविधियों का संचालन किया था।
इस समय मुगलों का संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में सिखों के साथ भी चल रहा था। गुरु गोविंद सिंह की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद जिन्होंने खालसा पंथ का प्रारंभ किया था, सिखों के नेता के रूप में बंदा बहादुर का उदय हुआ था। सिख गुरु के रूप में नहीं, सिखों के नेता के रूप में। तो बंदा बहादुर के विरुद्ध उसने सैनिक अभियान जारी रखा था। बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन नहीं होते, कोई बहुत महत्वपूर्ण पुनर्स्थापना का कार्य भी नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ये तय है कि इस दूसरे उत्तराधिकार के युद्ध जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई थी, उसके बावजूद भी अभी क्षेत्रीय दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो जो भी सीमाएं थी मुगल साम्राज्य की, वो सीमाएं इसके शासनकाल में बनी रही थी। फिर इसके बाद जो शासक बनता है वह अपने दम पे शासक नहीं बनता है। यानी कि अपने दम पे शासक बनने वाला अगर कोई आखिरी मुगल शासक था, वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। इसके बाद जो दूसरा हम लोगों ने देखा था, जहांदार शाह। जहांदार शाह अपने वजीर या उस समय के सबसे प्रमुख मुगल जो सरदार था, जो सेनापति था, जो वजीर का बेटा भी था, जिसका नाम था, कोई बता सकता है नाम क्या है उसका? जुल्फिकार खान। हाँ, ऐसे लिख देते हैं सीधे। जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा और जुल्फिकार खान को उसने वजीर भी बनाया। किसकी बात हो रही है? दूसरे शासक की, जिसका नाम था जहांदार शाह। अब ये बहादुर शाह का क्या था, कौन लगता था, छोड़ दीजिए। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछती है। व्यक्तिगत इतिहास में रुचि हम लोग नहीं रखेंगे। हमारे लिए वह व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण बना कि वह गद्दी पर बैठने में सक्षम रहा। अब जहांदार शाह ने गद्दी जुल्फ़िकार खान की मदद से अगर प्राप्त की थी, तो आप बताइए कि नीति निर्धारण में, उनके संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है? जुल्फ़िकार खान की। तो वास्तविक शासक कौन था? जुल्फ़िकार खान। यानी कि इसने जो भी काम किया, उन कामों को जुल्फ़िकार खान के काम और जुल्फ़िकार खान के कामों को जहांदार शाह के कामों के तौर पे देखा जा सकता है कि नहीं? धार्मिक उदारता की जो नीति पुनर्जीवित की गई थी, उसका परिचय देते हुए जजिया कर को समाप्त किया गया। यह काम इन दोनों के शासनकाल में हुआ, जो कि बहुत ही संक्षिप्त समय तक रहा। और इस बीच में एक व्यवस्था जो विकसित हो गई थी, आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं इजारादारी। अभी देखा था हम लोगों ने, इजारादारी क्या थी? इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आप रेवेन्यू फार्मिंग। यानी कि कर वसूली का अधिकार वैसे लोगों को दे देना जो सक्षम हो और जो उसकी अधिक ऊंची बोली लगा सके। इजारादारी व्यवस्था को चूंकि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, तो बाद के रूल शासकों से यह अपेक्षा होती है कि वो इसके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते, क्योंकि इसके नियंत्रण के माध्यम से ही राजस्व व्यवस्था को ठीक किया जा सकता था, मुगल शक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। लेकिन इस तरह के प्रयत्न यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। इन दोनों ने ही इजारादारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, या ये कह सकते हैं कि उसका अनुसरण करते रहे। इसका मतलब है कि मुगल साम्राज्य की जो कमजोरियाँ थीं, वो कमजोरियाँ दूर नहीं हो पाई, और जो भी परिवर्तन हुए वो सतही रहे, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। अधिक दिनों तक शासन करते तो शायद कर भी लेते, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि ये नाम आपने सुना होगा, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने गद्दी प्राप्त कर ली। ये तीसरा महत्वपूर्ण शासक होता है। और फर्रुखसियर की गद्दी प्राप्त करते ही सैयद बंधुओं का प्रभुत्व छा गया। बल्कि उससे पहले ही फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से ही गद्दी प्राप्त की थी। ये सैयद बंधु कहलाते हैं। दो थे, एक सैयद अब्दुल्ला और एक सैयद हसन। इनके नाम से मतलब नहीं है, इतिहास में ये सैयद ब्रदर के नाम से ही जाने गए। इनको शासक निर्माता के नाम से जाना गया, और फर्रुखसियर इनके द्वारा गद्दी पे बिठाया जाने वाला पहला शासक था। और फर्रुखसियर के ज़माने में भी जो भी काम हुए, जो भी उपलब्धियां रहीं, जो भी असफलताएं रहीं, उन सब के लिए दोनों को ही उत्तरदायी माना जा सकता है, फर्रुखसियर को भी और सैयद बंधुओं को भी। पहले मुगलों के दृष्टिकोण से सफलता की बात देखें अगर हम,
तो इस समय सिखों के विरुद्ध जो मुगल अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसमें सफलता मिलती है। बंदा बहादुर को पकड़कर मार डाला जाता है। तो बंदा बहादुर को पकड़ के मारने का काम किसने किया? या तो सैयद बंधुओं ने किया या फारूक सियर ने किया, दोनों सही हो सकते हैं। सैयद बंधु भारतीय मुसलमान थे, उनकी धार्मिक नीति उदार थी, ऐसा माना जाता है। और मराठों के साथ उन्होंने संबंध विकसित करने की कोशिश की थी। और यह प्रसंग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मराठा पेशवा जो मराठा सिविल वार के बाद वहाँ पर यानी कि मराठा दरबार में वास्तविक शासक बनकर उभर रहा था। और यहाँ पर वास्तविक शासक बन के कौन उभरे थे? सैयद बंधु। तो अब जो भी संधियाँ होंगी, जो भी समझौते होंगे, शासक तो नाम मात्र के ही होंगे उनमें। असल समझौता किसके बीच में हुआ? सैयद बंधुओं के बीच में और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में। लेकिन शासक अगर देखा जाए तो इस समय मराठा शासक साहू और मुगल शासक फारूक सियर। और इस समझौते के अंतर्गत मुगल सम्राट की सर्वोच्चता मराठों ने स्वीकार की। साहू ने मुगल सम्राट को दक्षिण में सेवा देने का वचन भी दिया। और इस संधि को जब फर्रुखसियर के सामने प्रस्तुत किया गया तो फर्रुखसियर ने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक और बात ये थी कि सैयद बंधुओं ने इस संधि के तहत मराठों को दक्कन के जो 6 प्रांत थे, 6 प्रोविंसेस ऑफ दक्कन कहलाते हैं, उनका चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही प्रदान कर दिया था। ये दोनों तो जहांदार शाह ने भी प्रदान किया था। चौथ तो बहादुर शाह प्रथम ने भी प्रदान किया था, लेकिन अब वसूली का अधिकार भी दे दिया गया। पहले वसूली का अधिकार नहीं दिया गया था। बहादुर शाह प्रथम ने जो किया था वह सिर्फ चौथ प्रदान किया था, सरदेशमुखी नहीं। जहांदार शाह ने जो किया, चौथ और सरदेशमुखी दोनों प्रदान किया था, लेकिन वसूली का अधिकार प्रदान नहीं किया था। अब इसमें चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार फर्रुखसियर प्रदान करता है, या सैयद बंधु इस समझौते के तहत देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वसूली का अधिकार भी दे देते। शायद ये बात और भी बातें थी। सैयद बंधुओं के साथ फर्रुखसियर के संबंध लगातार बिगड़ते चले जा रहे थे। जब फर्रुखसियर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर मार डाला था। आप मराठों की संलग्नता देख रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के 10-12 सालों के अंदर ही मुगल सम्राट की स्थिति यह हो गई थी कि उसको उसी के दरबार में गद्दी से उतारकर उसके मंत्री मार डालते हैं। इसका मतलब है कि पतन की प्रवृत्तियां पहले से चली आ रही थी और इतना पतनोन्मुख हो चुका था कि उसको पुनर्स्थापित किया जाना थोड़ा कठिन कार्य हो गया था। ठीक है, अब फर्रुखसियर तो मर गया। दस्तखत जिसने किया, 2 छोटे छोटे शासक आते हैं इसके बाद, वो भी मर जाते हैं, बड़ी जल्दी मर जाते हैं। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरज़ाद, इसी में से किसी एक ने इस पे हस्ताक्षर किया था, लेकिन वह शासक इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इतना मानिए कि यह समझौता किसके बीच में हुआ था? सैयद बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था। और फर्रुखसियर और उसके बाद के 2 छोटे छोटे शासकों के मरने के बाद हम देखते हैं कि अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बिठाया गया, जो कि सैयद बंधुओं द्वारा बिठाया जाने वाला अंतिम सम्राट था। एक के बाद एक करके सैयद बंधुओं ने 4 लोगों को गद्दी पर बिठाया था। ये उनमें से चौथा और अंतिम था। इसकी बातें हम लोग करेंगे, थोड़ी बहुत कर भी चुके हैं, लेकिन इससे पहले आइए फर्रुखसियर के ज़माने में कुछ और भी काम होते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और इन कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता, जिसके अंतर्गत पहले से दिए गए, जिसको देने में प्रांतीय गवर्नरों और मुगल राजकुमारों की भूमिका रही थी, पहले से दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को इसने सम्राट की अनुमति प्रदान कर दी। उसको शाही फरमान कहते हैं। फरमान का मतलब क्या होता है? फरमान राजा का ऑर्डर है, और निशान कहते हैं राजकुमारों के आदेश को। तो कोई भी स्थिति अगर निशान के माध्यम से तय होती है तो वह उतनी वैध नहीं होगी जितनी कि वह फरमान के माध्यम से तय होती है। तो ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नए अधिकार दिए गए थे। हाँ, उन अधिकारों को नवीन वैधता जरूर दी गई जब मुगल सम्राट ने खुद ही उसको स्वीकार कर लिया था। इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। एक तो कारण यह था कि अंग्रेजों की यह बहुत ही सिंसियर चेष्टा थी
बंगाल से एक काफ़िला चला, मतलब कलकत्ता से बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारे लोग साथ में चले मुग़ल दरबार में। मुग़ल दरबार फ़र्रुखसियर को पहली बार शायद लगा होगा कि वह शासक भी है। इतने ताम-झाम के साथ लोग वहाँ से चले, इतना गिफ्ट लेके चले वहाँ से। उसी में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, उसका नाम मेंशन किया हुआ है। फ़र्रुखसियर को दाँत में दर्द था, उसने उसका दाँत का दर्द ठीक कर दिया, वो खुश हो गया बेचारा। वैसे अगर दाँत का दर्द ना भी होता और खुश ना भी होता, तो जो कुछ उसने किया या जो भी सुविधा कंपनी ने ली, ये कोई नई बात नहीं है। कंपनी इस तरह की सुविधाओं के फिराक में पहले से ही थी और पहले ले भी चुकी थी। नया काम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यही हुआ कि सम्राट ने अब उसकी अनुमति प्रदान कर दी शाही फरमान के ज़रिए। इसी को दस्तक का अधिकार कहते हैं। बेसिकली यह बंगाल में मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था। और भी दूसरे अधिकार थे, सिर्फ बंगाल को लेकर नहीं था, सूरत में भी था और भी जगहों पे था। लेकिन चूंकि बंगाल में संघर्ष की शुरुआत होती है, तो जो कुछ बंगाल के केस में किया गया वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बंगाल में कंपनी पहले से ही 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बाद कर मुक्त व्यापार कर रही थी। अब उस 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बाद कर मुक्त व्यापार करने का, मतलब आंतरिक कर, वह व्यापार करने के अधिकार को इसने कंपनी को प्रदत्त कर दिया। और जिसके उपभोग के लिए कंपनी के उच्च अधिकारी एक सर्टिफिकेट जारी करते थे कि यह जो माल है यह किसका है, यह कंपनी का है, और वो उनके दस्तक से होता था सर्टिफिकेट। इसलिए इस अधिकार को दस्तक का अधिकार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि फ़र्रुखसियर ने यह दस्तक नहीं किया था जिसको दस्तक का अधिकार कहते हैं, और ना ही किसी मुग़ल अधिकारी को करना होता था। यह कंपनी के लोग थे जो कंपनी के दिए हुए अधिकारों के उपभोग के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करते थे। इतना ट्रस्ट होता है इस तरह के समझौतों में कि यह पर्टिकुलर चीज़ जो है, यह कंसाइनमेंट कंपनी का कंसाइनमेंट है और इस कारण इसको कर मुक्त होने का अधिकार है। क्योंकि बंगाल के नवाबों ने कभी भी खुलकर मुग़ल सम्राट का विरोध नहीं किया था, तो उस ज़माने में भी जब बंगाल के नवाब लगभग स्वायत्त हो चुके थे, मुग़ल सम्राट द्वारा दिए गए इस अधिकार का सम्मान करते रहे थे। ठीक है। अब आइए मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें। बड़े लंबे समय तक शासन किया। कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का शासन ये अंतिम मौका था मुग़ल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का, लेकिन यह अवसर भी खो दिया गया। और इसकी शुरुआत होती है आंतरिक षड्यंत्रों से। बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला भले ही सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था, लेकिन सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप और प्रभाव इस समय तक राज व्यवस्था में इतना बढ़ गया था कि फ़र्रुखसियर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के विरोधियों के साथ मिलकर फ़र्रुखसियर के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। सॉरी, फ़र्रुखसियर ने नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला ने उनके साथ संग करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिसमें तुरानी दल काफ़ी प्रभावी था। उसका सबसे ओजस्वी मेंबर था जो बाद में हैदराबाद राज्य का संस्थापक बनता है, जिसको चिन किलिच खां भी कहते हैं, निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं, आसफ जाह भी कहते हैं। षड्यंत्रों के माध्यम से छोटे भाई की दक्षिण में ही हत्या कर दी गई और बड़े भाई अब्दुल्ला को दिल्ली में मार डाला गया। और इस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में ही सैयद बंधुओं का पतन हुआ। यह सवाल भी पूछा जाता है कभी कभी कि किनके ज़माने में सैयद बंधुओं का पतन हुआ, तो यह मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में ही पहली बार हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का भौगोलिक विघटन शुरू हुआ। क्षेत्रीय विघटन मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो बड़े बड़े राज्य थे जो मुग़ल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर उभरे हुए माने जाते हैं, जैसे अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, इन्होंने अपनी स्वायत्तता मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही स्थापित की थी। क्लियर? मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था, करनाल के युद्ध में बंदी बना लिया गया था, तख्ते ताउस, ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में 2 संगीतकार थे जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनको कहते हैं अदारंग, नाम बड़े बड़े थे लेकिन टाइटल से जाने जाते हैं, और दूसरे का नाम था सदारंग। इन दोनों को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ख्याल गायकी को प्रचलित किया।
ख्याल गायकी हिंदुस्तानी संगीत का एक रूप है। तो प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग और अदारंग किसके दरबार में रहते थे? अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो नाम देखिए, सदारंग। एक की सदाएं रंगीन थी, सदा मतलब आवाज, और एक की अदाएं रंगीन थी। अदाओं का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता है। और ये खुद भाई साहब थे रंगीला। इसके बाद भी क्या मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर विशेष चर्चा की आवश्यकता रह जाती है? स्पष्ट है। फिर इनके बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है उसका नाम है, क्या नाम है आप बताइए? वो तो जोश जोश में हटवा दिया मैंने, आप लोगों ने भी मुझे चढ़ा दिया, ऐसे नहीं पढ़ना है वैसे पढ़ना है। अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे याद नहीं आ रहा। याद आ रहा है, अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। ये अहमद शाह इसलिए याद आ गया मुझे कि इसी के ज़माने में हुआ था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अभी मुगल साम्राज्य पर होने वाले आक्रमणों की चर्चा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की थी। तो उधर भी अहमद शाह, इधर भी अहमद शाह, लेकिन उधर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण प्रायः किसके शासनकाल में हुए? अहमद शाह के शासनकाल में हुए, पहला। और दूसरा, इसका एक बचपन का दोस्त था और दोनों अहमद शाह के खिलाफ साथ में लड़े भी थे। और ये शायद इन दोनों ने ही मिलकर आखिरी बार मुगल सेना को किसी युद्ध भूमि में विजयी बनाया था। उसके बाद से मुगल सेना कहीं नहीं जीतती है। और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के ही खिलाफ थी। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई वीक शासक था। और इसका जो बचपन का दोस्त था, जो दोनों साथ साथ लड़े भी थे, उसका नाम था सफदरजंग। तो इन दोनों की जोड़ी, दोनों दोस्त थे। जब दोस्त की सरकार बनती है तो दोस्त को फायदा होता है कि नहीं? तो जब अहमद शाह अब्दाली गद्दी पर बैठा, सॉरी अहमद शाह गद्दी पर बैठा, तो उसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। क्या बनाया? वजीर बनाया। और जब भी नौकरशाही का पतन होता है तो एक सामान्य गुण देखा जाता है कि जो भी पद होते हैं वो पद क्या हो जाते हैं? अनुवांशिक हो जाते हैं। तो इसके बाद वजीर का पद भी अनुवांशिक हो गया। अब नियुक्तियों का दौर गया। अब जो भी सफदरजंग का उत्तराधिकारी होगा वह वजीर बनेगा। और सफदरजंग था अवध का नवाब। यानी कि अब अवध के नवाब ही अनुवांशिक रूप से मुगल सम्राट के वजीर होने लगे थे। ठीक है। और अवध के नवाबों को कहा जाने लगा नवाब वजीर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर के नाम से जाने जाते थे? अवध के। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला या पहला नवाब वजीर था? सफदरजंग। नवाब वजीर के पद का सृजन किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली। इस तरह के कुछ तुच्छ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संतुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। इस समय तैयारी के फील्ड में कुछ तुच्छ प्रश्न बड़े प्रभावित करते होंगे, आपको बड़े परेशान भी करते होंगे। कोई दूसरा आकर आपसे पूछ देता होगा और आपको नहीं आता होगा। ऐसे सभी प्रश्नों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। जहां भी मिले, हर वो चीज जो इस वक्त आपका आत्मविश्वास तोड़ रही है, उससे बचिए। अगर सोकर आत्मविश्वास आता है तो मुझे कहने दीजिए, हालांकि मुझे पता है आप ऐसा करेंगे नहीं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आत्मविश्वास को बचाए रखना इतना जरूरी है कि अगर सो के आत्मविश्वास मिलता है तो सो के आत्मविश्वास लीजिए। इसलिए कि जब वो होता ना कि वही तो अब मेन मटेरियल वही बच गया है। अब पढ़ाई औपचारिकता ही रह गई है। अब असल मसला किसका है? आत्मविश्वास का है और मानसिक संतुलन का है। तो वहां पर अब कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आराम से जम के अच्छी नींद लीजिए, धीरे धीरे शांत होते चले जाइए। ठीक है। और शांत ही होइए, निष्क्रिय नहीं होने को कह रहा हूं मैं। शांत होने का मतलब निष्क्रिय होना कदापि नहीं होता। शांत होने से आप और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। और जो भी पढ़िए, अब अंदर से इस विश्वास के साथ पढ़िए कि यही आएगा। अगर यह विश्वास नहीं होगा तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो अब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अब यही मान के चलिए कि आ चुका है, ये आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में है। नहीं तो मिला-जुला कर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके ज्ञान की कोई सीमा है? तो हर जगह अगर इसी अनिश्चितता के तहत रहेंगे तो मामला होने लगेगा खराब। तो अब आप थोड़ा आत्मविश्वास पे ध्यान देते हुए यह मानिए कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। संलग्नता बस बनाए रखिए, सक्रियता बनाए रखिए। सो नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े, जो लगे कि यहाँ पे जहाँ से आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, वो भी आत्मविश्वास बनाने के लिए ही करना है, आत्मविश्वास तोड़ने के लिए नहीं करना है। नहीं तो पता चला कि कोई किताब उठाए या कोई नई चीज उठाए और देखे कि इसमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पता चला कि आत्मविश्वास ही टूट गया। तो फिर ना वो पढ़ पाएंगे, गए तो थे आत्मविश्वास बनाने, उधर से तुड़वा के लौटे। तो इस व्यक्ति के बारे में दो चीजें। इसके बाद से शासक जो बनता है वो है आलमगीर। बस नाम जानिए, कोई विशेष बात उसके जमाने में नहीं होती है सिवाय पलासी की लड़ाई के। अगर पूछे कि पलासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर। आलमगीर सेकंड भी कभी कभी कह लेते हैं इसे, क्योंकि औरंगजेब का भी नाम क्या था? आलमगीर था। फिर इसके बाद जो शासक बनता है उस व्यक्ति का नाम है शाह आलम सेकंड। बड़ी दर्द भरी कहानी है इस व्यक्ति की। अपने ही दरबार में असुरक्षित महसूस करता था, इस कारण दिल्ली से भागकर अवध में रहता था। किसके शरण में रहता था? अवध के नवाब सुजाउदौला के शरण में रहता था ये। इसके शत्रुओं में सबसे प्रमुख थे रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला, का नाम सुना होगा आपने। इस समय इनके संरक्षकों में सबसे प्रमुख थे मराठे। तो लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था कि 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था, और थोड़े समय के लिए ही सही मराठे उत्तर भारतीय राजनीति में अपनी सक्रियता खो चुके थे। ये उसी समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिलता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बंगाल में पलासी के बाद सुदृढ़ करते हुए बक्सर की लड़ाई भी जीत लेती है। और बक्सर की लड़ाई में जो भारतीय शक्तियां पराजित हुई, उन भारतीय शक्तियों में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। तो हिज हाइनेस खुद ही जाके हार गए। अगर कोई क्षेत्रीय शक्ति हारता तो बात अलग थी। मुगल सम्राट के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह क्षेत्रों पर नियंत्रण कर सके, लेकिन मुगल सम्राट के नाम पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति तो ऐसा कर ही सकता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली संस्था थी जो कि ऐसा कर सकती थी। तो बक्सर की लड़ाई का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि कंपनी के हाथ में चढ़ गया कौन? मुगल सम्राट खुद ही। और अब मुगल सम्राट की जो औपचारिक स्थिति थी भारतीय राजनीति में, जो आधिकारिक स्थिति थी, वास्तविक स्थिति की बात नहीं हो रही है, उसका प्रयोग करने में ईस्ट इंडिया कंपनी सक्षम थी। तो इस व्यक्ति के को जाना जाता है बक्सर के युद्ध में पराजय के लिए, और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इस संधि के अंतर्गत इसने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी इसे इलाहाबाद का किला दिया। अवध के नवाब जो कि हारा था इस लड़ाई में, उसे इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले लेकर इसको दे दिए, और पूछा कि भाई खाना वाना खाए हैं कि नहीं। सम्राट की इतनी दुर्दशा देखकर तो दया आ ही गई होगी, लेकिन अंग्रेजों ने रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया, और यह कूटनीतिक कदम था। रॉबर्ट क्लाइव, उसने इन सब के बदले में मुगल सम्राट से एक चीज ले ली। वो क्या था? बंगाल का दीवानी राइट। दीवानी राइट होता है राजस्व से संबंधित राइट। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो अब तक सिर्फ एक सैनिक विजय पर आधारित थी, अब उसके वैधानिक आधार भी तैयार हो गए। अब आधिकारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, औपचारिक दृष्टिकोण से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में लगभग वही स्थिति थी जो बंगाल के नवाब की थी। हालांकि बंगाल का नवाब वास्तविक शासक बन बैठा था, और दीवानी और निजामत का फर्क बंगाल के प्रशासन से समाप्त हो चुका था, लेकिन अगर दीवानी अधिकार को फिर से अलग करके अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है, तो ये एक तरह से बंगाल में पुरानी मुगल व्यवस्था का पुनर्जीवित किया जाना ही जैसा था। इसलिए कि अब मुगल सम्राट के अंदर इतना दम नहीं था कि वह किसी को अपना दीवान नियुक्त कर सके, जब तक कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई शक्ति ना हो जिसने पहले ही
बंगाल के नवाब को 2 युद्धों में पलासी और बक्सर में पराजित कर दिया हो। अब यही अधिकार जिसको हम कहते हैं, कौन सा अधिकार? दीवानी का अधिकार आधार बनेगा बंगाल के अंदर एक शासन व्यवस्था का, जिसको द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कि निजामत का अधिकार नाम मात्र को ही सही बंगाल के नवाब के पास था और दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों ही मामलों में अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई। खुद ही दीवान का काम न करके नायब दीवान नियुक्त किए, मोहम्मद रज़ा खान को नियुक्त किया, राजा सिताब राय को नियुक्त किया और बंगाल के नवाब को भी उसने नायब नाजिम नियुक्त करने पर बाध्य किया। मोहम्मद रज़ा खान को ही नायब नाजिम भी बनाया गया था और यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था के प्रयोगों में से एक थी। कुशासन के रूप में इसकी परिणति हुई। बंगाल में अकाल आया, उसकी विभीषिका बढ़ाने में भी इस स्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि शक्ति के बिना उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के बिना अशक्ति, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, इस तरह की स्थिति आ चुकी थी। इस व्यवस्था से त्रस्त होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन इस समय तक ब्रिटिश संसद में भी आवाज़ उठने लगी थी, उससे त्रस्त होकर आदेश दिया इसको समाप्त करने का, और समाप्त करने का काम किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, और बंगाल में प्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ हुआ। तो लगे हाथ बंगाल के इतिहास का भी एक खंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड के बाद जो अगला शासक है हमारे लिए, बाद में मराठे इसे अपनी प्रोटेक्शन में ले लिए थे। जब मराठा शक्ति पुनर्जीवित होती है तो मराठे इसको इलाहाबाद से, आधुनिक प्रयागराज से उठाकर फिर दिल्ली ले आते हैं अपने संरक्षण में। फिर दिल्ली पर 1803 में लॉर्ड लेक अधिकार कर लेता है। उसके बाद से फिर से दिल्ली पर अब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है मराठों की जगह पे। दिल्ली एक शहर है, जानते होंगे आप, उत्तर भारत में कहीं पे है। कहाँ पे है? इधर ही है क्या कहीं? अरावली की पहाड़ियों में। तो इस समय दिल्ली के पतन की बात की जाती है कभी, तो अकबर सेकंड का नाम सुना होगा, अगला शासक वही है अकबर सेकंड। ये ऐसे ही सिलसिलेवार आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड को बहुत सारे कामों के लिए तो नहीं जाना जाता है, बहुत बुरा हाल कर दिया था उसका रुहेलखंड के शासकों ने, वो पर्सनल ट्रेजिडी है, उसमें क्यों जाएं हम लोग। राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा आपने। राजा राम मोहन रॉय प्रथम आधुनिक भारतीय, उनके साथ इसके संबंध मित्रवत थे। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही दी थी और इस समय तक कंपनी भारत में सर्वोच्च सत्ता होने का दावा भी करने लगी थी और उस दिशा में कदम भी उठाने लगी थी। उन कदमों में एक कदम था मुगल सम्राट के अधिकारों को, उसके विशेषाधिकारों को कम करना, जिसकी स्वीकृति आरंभ में उन्होंने राजनीतिक कारणों से दे रखी थी। इसी दरमियान जब कुछ कदम उठाए तो अकबर सेकंड को कुछ और नहीं सूझा, ये सूझा कि अगर इस बात की सूचना इंग्लैंड के अधिकारियों को दी जाए तो शायद इस तरह का ट्रीटमेंट हमारे साथ न हो। तो अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए उसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा और राजा साहब गए वहाँ पे, पक्ष प्रस्तुत भी किया होगा, जो नहीं किया वो था लौटना। लौटे नहीं, उधर ही रह गए। 1833 शायद समय था। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? इंग्लैंड में है। आप लोग भी चाहते हैं आपकी समाधियां इंग्लैंड में हो? नहीं चाहते? क्या वो उन्होंने चाहा था? मतलब कमाल है, पहला आधुनिक भारतीय इंग्लैंड में चला गया और आखिरी मध्यकालीन मनुष्य जो भारत में हो सकता था, बहादुर शाह जफर, और रंगून में भेज दिया उसको अंग्रेजों ने। एक उस तरफ एक इस तरफ, देश में कोई नहीं है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर की बात ही कर लेते हैं। शायर भी थे बेचारे, आखिरी थे। 1857 में सिपाहियों ने इनको अपना सम्राट घोषित किया।
खैर सम्राट तो ये थे ही, क्योंकि वैधानिक स्थिति तो अभी मुगल सम्राट की ही थी। इसलिए विद्रोह के दमन के बाद जब मुगल सम्राट पर मुकदमा चलाया गया तो उस मुकदमे की वैधता को कुछ इतिहासकार नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि एक नौकर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सर्वेंट सोवरेन यानी कि मुगल एम्परर के ऊपर मुकदमा कैसे चला सकती है, लेकिन उन्होंने किया। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जिसकी कोशिश वो लगातार करते चले जा रहे थे, वह वास्तविक उद्देश्य था मुगल सम्राट को रास्ते से हटाने का, न कि कोई वास्तविक सैनिक खतरा जो कि मुगल सम्राट की तरफ से था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बेचारे मतलब आखिरी थे, उनको अपनी औकात भी पता थी और दर्द बहुत था इनके जीवन में। और उस समय दिल्ली की जो संस्कृति थी उसके ये वाहक भी थे, उसके संरक्षक भी थे। इनके दरबार में कुछ कवि, कुछ शायर, कुछ लोग थे। उस समय दिल्ली में एक और महत्वपूर्ण कवि था, गालिब का नाम सुना होगा आपने, मिर्ज़ा गालिब। आजकल हर टुच्चा शेर फेसबुक पर गालिब के नाम से, हाँ, और हर कथन जो है कौटिल्य के नाम से कर दीजिए, आप फैला दीजिए। और आप देखिए कि हम लोग विजन वाले भी प्रसिद्धि के कितने शिखर पे पहुंच गए हैं कि हर मटेरियल विजन के नाम से, हर वीडियो विजन के नाम से। तो ये तो हमारे लिए मतलब अच्छी बात है ना। अच्छा कोट कौटिल्य के नाम से, अच्छा शेर गालिब के नाम से, अच्छा ना ही सही, कम से कम हमारे नाम का प्रयोग तो कर रहे हैं आप, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो कवि आदमी थे ये, खुद भी कविताएं करते थे, आम के शौकीन थे, आम खाते थे। और इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था जीनत महल, वो भी विद्रोह में इनके साथ शामिल हुई थी। हुमायूं के किले में छुप गए थे, वहीं से ढूंढ के निकाला था इसको। उसने, क्या नाम था उसका, जिसने मार दिया था मुगल राजकुमारों को गोली, हडसन। हडसन लेन भी है ना, अभी आसी पास में कहीं होगा। तो हडसन ने गिरफ्तार किया, बच्चों को गोली मार दिया, इनको रंगून भेज दिया गया। और रंगून में भाई साहब कविता करते हुए, अपना दुख व्यक्त करते हुए, अपनी इच्छाएं जाहिर करते हुए कि भारत में उनको दफनाया जाए, प्राण त्याग दिए। अपने होली गीतों के लिए जाने जाते हैं। होली समझते ना, एक त्यौहार है, उसमें ना कुछ परंपरागत गीत गाए जाते। तो होली गीतों के लिए जाने गए। इनकी पोएट्री से हम लोग कभी कभी परिचित होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हीं का है। जैसे इनकी कुछ पंक्तियां तो बहुत ही मशहूर हैं, आपने भी सुन रखी होंगी। नहीं सुनी? कौन सी? अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज करूं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। उर्दू मेरी बहुत कमज़ोर है, तो आप उस तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम जहाँ से आते हैं वहाँ सौ और श में कोई फ़र्क होता नहीं है, और ना हम करना चाहते हैं। उसको जैसा है वैसे ही उसको रहने देना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से था कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। मिसरा तो उठाइए, ऐसे खामोशी से शेर कौन सुनता है? बंद करूं? हाँ, तो हाँ, शुक्रिया। हाँ हाँ, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। शुक्रिया शुक्रिया। दो आरजू में कटे, दो इंतजार में। मतलब मिला जुला कर चारों कट गए, ठीक है। आरजू करने में दो और इंतजार में दो, हसरत तो पूरी हुई नहीं। तो ये एक लंबी गजल का हिस्सा है। जो गजल होती है ना, उसमें बहुत सारे शेर होते हैं। उसमें और भी बड़ी दुखदाई लाइंस हैं जिसमें इनका व्यक्तिगत दुख भी प्रकट होता है। जैसे इनका एक वो था कि इसी का है कि कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसे। देखो मुशायरों में तालियां नहीं चलती हैं। हाँ, तो कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। शुक्रिया। तो दिले दागदार अंग्रेजों को कह रहे हैं ये, दिलों में दाग मतलब जिनकी नीयत सही नहीं है। और कैसी हसरत थी जो कि जिसको ये दूर बसाने जा रहे थे। अगले शेर में ये बताते हैं कि कितना बदनसीब है जफर कि दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। मतलब यार की गलियों में, वो इंडिया की बात करते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमें भारत में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यह बात मानी नहीं थी। तो दर्द से एक जीवन शुरू हुआ और दर्द वही समाप्त हो गया, और इसके साथ ही यह मुशायरा भी समाप्त होता है। शुक्रिया। और मुगल साम्राज्य का पतन भी हो जाता है।
अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो बदल तो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय को भी इसी में शामिल कर लिया जाए। आप चाहेंगे तो मैं तकनीकी सहायता के माध्यम से बोर्ड पे दिखा दूंगा उस टॉपिक की हेडिंग, और अगर काम ऐसे भी चल सकता है तो मैं लिख दूंगा कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां विकसित होती हैं भारत में, उनकी बात करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय राज्य, जब भी केंद्र में पतन होगा क्षेत्रीय राज्य उभरेंगे, और यह भी बड़ा तथ्यात्मक ही है। तो यहाँ पर इन राज्यों को हम देखें तो आपके नोट्स में तो खैर 3 ही श्रेणी में बांटा गया है, लेकिन हम चाहें तो इसको 4 श्रेणी में भी बांट सकते हैं। तो सुविधा का प्रश्न है, श्रेणियों का निर्धारण तो हम लोग सुविधा के अनुसार खुद से भी कर लेते हैं। आप भी जब उत्तर लिखने जाएंगे तो अपनी योजना के अनुसार ग्रुप में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो वो राज्य थे जिनको कहा गया, मतलब पहली कैटेगरी उनकी थी क्षेत्रीय राज्यों में से जो 18वीं शताब्दी में उभरते हैं। ऐसे ही टाइटल है आपका, 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य। इनमें अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेशन स्टेट्स, उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य अंग्रेजी में हो गया सक्सेशन स्टेट्स। इसमें 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो अवध, दूसरा बंगाल, और तीसरा हैदराबाद। एक दूसरी श्रेणी है जिनका उदय विद्रोहों के परिणाम स्वरूप स्थापित राज्य। और सिर्फ विद्रोह नहीं, एक चीज और लिख लीजिए, प्रतिरोधों, विद्रोहों के या प्रतिरोधों के परिणाम स्वरूप स्थापित राज्य। ये एक अलग कैटेगरी है। अभी इरफान हबीब जिनको कृषि विद्रोह कहते हैं, या सर जादुनाथ सरकार जिनको हिंदू विद्रोह कहते हैं, उनमें से कुछ की परिणति स्वतंत्र राज्यों के रूप में भी हुई थी, जिनमें एक राज्य है जिसको जाट राज्य कहते हैं, भरतपुर का। यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी में आप मराठों की बात कर सकते हैं, मराठा राज्य। मराठा राज्य के बारे में हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं, तो यहाँ बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। याद कीजिए, शिवाजी वगैरह की बात हुई थी ना? नहीं की थी हम लोगों ने? नहीं की थी, तो ठीक है, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिवीजन ही तो करना है। ये 2 प्रमुख हैं। उसके बाद से तीसरे राज्य वो थे जिन्होंने अपनी पहले से जो स्वायत्त स्थिति उनकी रही थी, उसको वो क्या करते हैं, उसको पुनर्स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुनर्स्थापित राज्य, जिनका रिवाइवल होता है। हिंदी शब्द ये काम चलाऊ हो सकता है, आप इससे अधिक उपयुक्त शब्द पा सकते हैं। अगर पा लीजिएगा तो खुश हो जाइएगा, नहीं पाइएगा तो काम चल जाएगा। इन राज्यों में जैसे राजपूत राज्य थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में जब मुगल स्थिति कमजोर होती है तो जैसे ये स्वायत्त हो जाते हैं, ऑटोनोमस, वैसे ये भी हो जाते हैं फिर से। इन्हीं में से एक राज्य ये भी है, मैसूर। पूरी तरह से तो मुगलों के अधीन कभी नहीं रहा था ये राज्य, लेकिन हाँ, पुनर्स्थापित राज्यों की श्रेणी में इसे भी हम लोग डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पुनर्स्थापित होने वाला राज्य मुगलों के विरुद्ध ही पुनर्स्थापित हो। ठीक है, और भी छोटे छोटे राज्य थे, आपने नाम सुना होगा, कोचीन, त्रावणकोर, उनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से कुछ ऐसे राज्य थे जिसको माइग्रेंट्स का मतलब क्या है, प्रवासियों द्वारा स्थापित।
ये मिलिट्री एडवेंचरर, प्रवासियों द्वारा स्थापित राज्य। जो लोग बाहर से आए 18वीं शताब्दी में, इनमें दो राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो रुहेलखंड का राज्य था, जिसको रुहेला पठानों की एक ट्राइब है, 18वीं सदी में बंगाल आती है भारत, उसने स्थापित किया। और एक ऐसा ही राज्य है जिसको कहते हैं फर्रुखाबाद। इसके अलावा और भी छोटे छोटे राज्य थे जिसको उन लोगों ने स्थापित किया जिनको मिलिट्री एडवेंचरर्स कहा जाता है 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि कोई भी सैनिक दुस्साहसी अगर हो, सैनिक रूप से अपनी स्थिति बना सके, तो उसको राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने में बहुत कठिनाई नहीं थी। ये समझ गए आप? ये क्षेत्रीय राज्य थे। अब इनमें ये जो राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन्होंने कभी भी खुलकर मुगल सम्राट से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो संप्रभुता के चिन्ह होते हैं, जो गुण होते हैं, गुण कह लीजिए या चिन्ह कह लीजिए, का आत्मसातीकरण किया। ये गुण का आत्मसातीकरण किया। एक किताब लिखी है, रिचर्ड बार्नेट नाम है उस हिस्टोरियन का। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुन रखा होगा। नाम क्या है? रिचर्ड बार्नेट। और इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है द नॉर्थ इंडिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया बिटवीन द एम्पायर्स, कुछ इसी तरह से इस किताब का टाइटल है। किताबों के नाम लिखने का तरीका यही होता है कि उनको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये औपचारिक तरीका है। या आप लोग जो उत्तर में मुंह उठाए कहीं भी अंडरलाइन कर देते हैं। कुछ ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन भी तो होते होंगे ना उसके खिलाफ, या सब कुछ अपनी मर्जी से आप डिसाइड कर लेंगे? तो इस किताब में उन्होंने अध्ययन किया है दो राज्यों का, अवध का और बंगाल का। और यहाँ जिन दो एम्पायर्स की बात हो रही है, वो दो एम्पायर्स हैं, एक तो मुगल एम्पायर है और एक है ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और ब्रिटिश साम्राज्य के उदय से पहले क्या स्थिति थी। तो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य थे, और उन क्षेत्रीय राज्यों में हो क्या रहा था, चल क्या रहा था, प्रक्रियाएं क्या थी, उसका अध्ययन किया है इन्होंने। और उस अध्ययन के उपरांत इन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी भी खुलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा तो नहीं की, लेकिन धीरे धीरे जो एक संप्रभु राज्य के गुण होते हैं, उसके जो चिन्ह होते हैं, उसको उन लोगों ने आत्मसात करना शुरू कर दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेंटी। एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेंटी तो समझ ही रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेंटी। उसी को मैंने हिंदी में अनुवाद करते हुए लिखने की कोशिश की है कि संप्रभुता के गुण या चिन्हों का आत्मसातीकरण। अब इसमें क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं? तो जैसे मान लीजिए कि पहले दरबार में हमेशा विजिट करते थे, अब दरबार में नहीं जाएंगे रेगुलर। पहले नजराना पेशकश वगैरह रेगुलर भिजवाते थे, अब उनकी क्वांटिटी कम कर देंगे, उसकी बारंबारता भी कम कर देंगे। थोड़ा बिजी दिखने लगेंगे, दिखाने लगेंगे। आप समझते ही इस तरह के काम होते हैं कि नहीं होते? ये तो आपका दोस्त अगर आपसे ऑटोनोमस होने लगता है तो वो भी बहाने बनाने लगता है, बहाने बनाने लगता है ना। मैं बहुत बिजी था, तुमको पता नहीं है, रिवीजन का टाइम चल रहा है, क्लास में था, ठीक है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। जबकि हकीकत यह है कि वो बाहर छोटी गोल्ड फ्लैग पी रहा है। तो कुछ इस तरह के बहाने बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे मुगल सम्राट के। और मुगल सम्राट जानता तो था, समझता भी था, ठीक वैसे जैसे हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई चारा होता नहीं है। तो मुगल सम्राट को इसी तरह से इन लोगों ने खिलाना शुरू किया, टाल मटोल। उसके अलावा जो भी पद इनको दिए गए, उन पदों पर इन लोगों ने अनुवांशिक दावा करना शुरू कर दिया कि मेरे बाद मेरे बेटे का, प्रॉमिस,
अब मुगल एम्परर बेचारा, हाँ ठीक है हमारे बेटे को ही मिलेगा। तो आनुवांशिकता का दावा करना, ट्रांसफर को रेसिस्ट करना, अगर स्थानांतरण हो रहा है, मुगल नौकरशाही बहुत ही केंद्रीकृत रही थी किसी जमाने में, अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता था ताकि स्थानीय जड़ें उनकी विकसित ना हो। तो उन्होंने आनुवांशिक दावे क्या क्या करना शुरू किया, आप चाहें तो कहीं साइड में लिख भी सकते हैं। आनुवांशिक दावे किए, अब बुढ़ापे में मुझसे मत लिखवाओ इन सब चीज़ों को। पदों पर आनुवांशिक दावे किए, स्थानांतरण का प्रतिरोध करना शुरू किया। मुगल दरबार में जो इनकी उपस्थिति थी वह अनियमित हो गई। मुगल दरबार में उपस्थिति क्या हो गई, अनियमित हो गई। मुगल सम्राट को जो भेंट दिया जाता था वह भी अनियमित हो गया। मुगल सम्राट को दिया जाने वाला भेंट, वो गिफ्ट देते थे ना, शासक से मिलने ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। शासक गरीब होता है क्या? नहीं, ये उसकी उच्चतर स्थिति का परिचायक है। वो भी आपको कुछ गिफ्ट देगा। बड़ा राज दरबार का माहौल ही कुछ अलग होता था, म्यूचुअल गिफ्ट का एक्सचेंज काफ़ी होता था। और क्या किया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने एक और काम किया कि अपने अधिकारियों की नियुक्ति खुद करने लगे। पहले मुगल सम्राट करता था प्रांतों में नियुक्ति, अब ये खुद ही करने लगे। फिर क्या करने लगे, तो जिसे कहते हैं ना इनाम, इनाम समझते हैं ना, टाइटल्स, ये खुद लेने भी लगे और देने भी लगे। वरना टाइटल देने का काम किसका था, एम्परर का था। अब ये खुद से टाइटल ले रहे हैं, और ले ही नहीं रहे हैं बल्कि दे भी रहे हैं खुद से टाइटल दूसरों को, ऑनर, खिल्लत जिसे कहते हैं। उसके बाद से क्या किया कि सम्राट के बिना किसी रेफरेंस के युद्ध करना, शांति स्थापित कर लेना। युद्ध चल रहा हो तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे शांति स्थापित कर लेना। युद्ध, शांति, इन सब में भी सम्राट की अवमानना करना शुरू कर दिए। अपने अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार राजस्व प्रबंधन करना शुरू किया। और स्थानीय लोगों के साथ गहरे संबंध इन्होंने विकसित किए, क्योंकि जब दूर के शत्रु का मुकाबला करना है तो स्थानीय लोगों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो स्थानीय लोगों को काफ़ी मौका दिया इन लोगों ने कहीं भी। और जो स्थानीय कला केंद्र उभरे, जो संस्कृतियाँ उभरी, उनको संरक्षण भी दिया, क्योंकि शासक का काम संरक्षण भी तो देना है। शासक का काम संरक्षण देना है कि नहीं देना है? आप भी अगर शासक कल को बन जाएंगे तो संरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? अगर मैं आपके ऑफिस से बाहर आऊँ तो संरक्षण राशि मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तब ना आने वाले समय में आपका इतिहास लिखा जाएगा कि 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विजन के माध्यम से जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया वो कला और साहित्य के संरक्षक थे। ऐसे लिखा जाता है ना पुराने राजाओं के बारे में। आप नहीं चाहते आपके बारे में ऐसा इतिहास लिखा जाए? चाहते हैं ना? तो फिर एक ही उपाय है, संरक्षण प्रदान करना। कलाकार तो रहे नहीं, अब मिला जुला के विद्वान भी नहीं रहे, अब तो बाजार में हम ही लोग बच गए। अब अगर कभी किसी को संरक्षण प्रदान करने का मन करे तो नंबर मैंने दे रखा है, आपको दिया है ना, ईमेल भी होगा आपका। नहीं दिया? नंबर नहीं दिया आपको? ऐसा तो नहीं है, दिया था शायद। अच्छा, आप में से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से ले गए होंगे। हाँ, तो कर दीजिएगा संरक्षण। पेटीएम पेमेंट भी स्वीकार किया जा सकता है। और अगर इतिहास के टीचर के साथ करेंगे तो इतिहास का टीचर इतिहास लिख भी सकता है ना। बाकी इकोनॉमी पॉलिटी वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? वो लोग इतिहास नहीं बनाते, लिखने का काम हम करेंगे। हम बोलेंगे बड़े ओजस्वी, यशस्वी, तेजस्वी लोग प्रशासन में गए थे जिन्होंने देश की काया को पलट दिया। तो ऐसे काम इन लोगों ने करने शुरू किए। शासक वर्गों ने स्थानीय संस्कृतियों को प्रोत्साहन दिया, स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, मुगलों के साथ धीरे धीरे संपर्क तोड़ना शुरू किया, कुछ इस तरह से। लेकिन खुलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा उन लोगों ने नहीं की थी। यह प्रवृत्ति रही थी किसकी? अवध, बंगाल और हैदराबाद की। अब ये मराठा और जाट, ये जो दो राज्य बने,
ये प्रतिरोधों के आधार पर थे और इन प्रतिरोधों में मराठा प्रतिरोध ज़्यादा सशक्त था। उसकी आरंभ से ही राजनीतिक प्रवृत्ति भी थी, धार्मिक प्रवृत्ति भी थी, सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी थी, क्षेत्रीयता का तत्व भी था। लेकिन जो तथाकथित जाट राज्य बना, उस राज्य में आमतौर पे कृषि विद्रोहों को उसका आधार माना जाता है। जाटों का संबंध आमतौर पे प्रायः आज भी कृषि से ही है। तो कृषक समुदाय का विद्रोह माना जाता है इसको, और इस विद्रोह के फलस्वरूप एक नए राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी, जिसको भरतपुर का राज्य भी कहते हैं। आप में से कोई है तो नहीं भरतपुर का? अब अगला इसमें मैसूर और राजपूत राज्य आ गए, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद, ठीक है ना। अब इसमें इन सब के बारे में तथ्य जो हैं वो आपके नोट्स में दिए हुए हैं। आप कहें तो मैं बोर्ड पे दिखा भी दूं, उनको दिखा दें, या मैं बता ही देता हूं? ठीक है, बता रहा हूं तो आप लोग कुछ लिखते भी रहा कीजिए। तो जैसे हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? हम लोग शुरू करते हैं किससे? मराठों से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं अवध से। कुछ ही चीजें हैं अवध के बारे में जाननी। इसको इसको मिटा दूं मैं? देखिए, आपके ना मटेरियल में भी ऐसे ही दिया हुआ है, अलग अलग राज्यों की कैटेगरी बनाई गई है। बस ये है कि मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा है, उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया, इतना ही अंतर है, ठीक है ना। आपसे कभी इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा कि 18वीं शताब्दी में जो राज्य उभरे थे वो कितने प्रकार के थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऐसे ही तुच्छ प्रश्न आजकल टेस्ट सीरीज वाले पूछते होंगे आपसे। देखिए, अच्छे क्वेश्चन तो जो बनने थे बन गए पिछले 10 सालों में, और हर बार होता है ना ओरिजिनल क्वेश्चन बनना है, तो कहां से आएगी इतनी ओरिजिनलिटी, कहां से आएगी इतनी क्रिएटिविटी? बात समझ गए ना। तो कभी कभी प्रश्नों की प्रकृति ना आजकल देखते हैं कि क्विज की तरह हो जाती है, क्विज समझते हैं ना, उस तरह हो जाती है, बहुत ही तथ्यात्मक भी हो जाती है। टेस्ट सीरीज का एक ही उद्देश्य है, आपको प्रक्रिया में बनाए रखना, आप पढ़ते रहें। कभी भी आपका वास्तविक आकलन जो होगा, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज के आधार पर नहीं होगा। तो अगर बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, उछलने की जरूरत नहीं है, और थोड़े कम भी आ रहे हैं ना तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज तो चलते ही रहेंगे, बाजार है तो जरूरत भी है उनकी, वो तो चलते ही रहेंगे। लेकिन आपके ऊपर उनके पड़ने वाले प्रभाव, आप में से कुछ लोग मिले थे मुझे बता भी रहे थे अभी ब्रेक में कि सर ऐसे तो आत्मविश्वास आ रहा है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आत्मविश्वास टूट जा रहा है। और मुझे नहीं पता ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन आप ही में से 2-3 लोग मिले थे मुझसे, मेरे ख्याल से बैठे भी हैं, इस क्लास में भी बैठे हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई भी चीज आपके आत्मविश्वास से ज्यादा जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर वो चीज जो इस वक्त फैसिलिटी है ना, टेस्ट सीरीज एक फैसिलिटी, एक सुविधा है, उसके माध्यम से आप पढ़ते हैं। लेकिन अब आप एकदम युद्ध भूमि के उस कगार पे हैं, वहां पे हैं जहां आपको अब तैयारी नहीं करनी, तैयारी आपकी हो चुकी है, रिवीजन करना है, उस तैयारी को बचाए रखना है, उसको सजोना है और उसको प्रयोग करना है। उसमें अगर कहीं से भी कोई भी नकारात्मक भावना आ रही है, उससे दूर रहिए। वो चाहे व्यक्ति के माध्यम से आए, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से आए, चाहे फैकल्टीज के माध्यम से आए। अगर मेरी वजह से भी नकारात्मकता आ रही है किसी भी तरह की, मुझसे भी दूर रहिए, ठीक है। तो अवध का जो संस्थापक था उसका नाम था सआदत खान। सआदत खान अंग्रेजी वाले लिखे किसी और तरीके से, हिंदी वालों ने कॉपी कर लिया, तो भाई साहब हो गए सआदत खान। नाम तो ये था, टाइटल ये था इनका, बुरहान उल मुल्क। ये अवध के संस्थापक हैं बुरहान उल मुल्क साहब। इनके बारे में कुछ एक दो बातें हैं जो हम जान सकते हैं। एक तो ये कि नादिर शाह को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए उकसाया था इन्होंने। आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी नहीं बनती थी हैदराबाद वाले से, दोनों साथ में थे। नादिर शाह ने वादा किया
कि दिल्ली पे क्यों आक्रमण करें। तो उन्होंने समझाया उसको कि सर असल चीज़ तो दिल्ली में है, दिल्ली चलिए आप। तो करनाल से बुला के लाए, साथ में मुगल एम्परर को भी बंदी बना के लाया गया। वादा हुआ था, कुछ अमाउंट था, शायद 50 लाख वगैरह के आसपास का था। दिल्ली से नहीं मिल पाया जितना ये बुला के लाए थे। तो नादिर शाह ने कहा कि अब ये पैसा तुम ही दोगे। नादिर साहब ही आके कत्लेआम वगैरह करवा दिया था, तो उसका भी कॉस्ट बढ़ गया था। तो भाई साहब ने आत्महत्या कर ली थी। तो अवध के किस नवाब ने आत्महत्या की थी? अगर कभी यूपीएससी पगला के इस तरह के प्रश्न पूछ दे, सामान्य स्थिति में तो प्रश्न नहीं पूछेगी, उसके प्रश्नों की प्रकृति कुछ अलग ही होती है। तो लेकिन आत्मविश्वास के लिए भी कुछ चीज़ जाननी होती है ना हमें। तो यह साहब कौन थे? सआदत खान बुरहानुल मुल्क आत्महत्या करके मरे थे। एक मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, वो मध्यकालीन इतिहास में विशेषज्ञ हैं, कि दिल्ली में कत्लेआम को रुकवाने का भी काम इन्होंने नहीं किया था। कैसे किया था? तो पहले के राजाओं महाराजाओं से सबकी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी ना। तो जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे नादिर शाह खड़ा था, कत्लेआम चल रहा है, और उस समय फारसी इंडिया में काफ़ी अधिक विकसित रूप में पहुंच चुकी थी। बल्कि फारस में उतने फारसी के अच्छे कवि या फारसी उतनी लोकप्रिय नहीं थी जितनी कि शायद इंडिया में हो चुकी थी। एक से एक फारसी विद्वान पैदा हुए थे। तो सआदत खान बुरहानुल मुल्क ने फारसी में एक शेर कहा, उसका अर्थ ये था, वो शेर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उर्दू वाला तो बहुत मुश्किल से पढ़ा था और आपने बहुत मुश्किल से समझा था, बर्दाश्त किया था। आपको क्या लगता है मैं फारसी का पढ़ के आपसे आत्महत्या थोड़े करवाऊंगा? तो उसका अर्थ ये था, उसने ये कहा कि हुजूर आपने जो ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूट हो गया, सबको मार दिया गया, कोई जी नहीं रहा। मतलब उसका भाव ये था, लेकिन अब हमें मारने के लिए लोग मिल नहीं रहे हैं, तो हमें दिक्कत हो रही है आपके हुक्म को मतलब फॉलो करने में। हम ऐसा चाहते नहीं, चूंकि हम वफादार लोग हैं। तो अगर आप अनुमति देते, हमें परमिशन देते, तो जो लोग मर गए हैं उनको हम जिंदा कर देते और फिर मारते दोबारा। बात समझ गए? ये टॉन्ट था ये, कि अगर आप अनुमति दें तो जो लोग मर गए उनको हम दोबारा जिंदा करके फिर मारते हैं। नादिर शाह इशारा समझ गया कि मरे हुए को जिंदा करना जब हमारा काम नहीं हो सकता, तो जिंदा को मारना भी, वो भी बिना वजह। तो उसके बाद से नादिर शाह ने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, ख़त्म करो इसको। तो सआदत खान बुरहानुल मुल्क साहब इन्होंने बुलाया भी और वो भी काम किए जो आपको पता है। इनका भतीजा कह लीजिए, दामाद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, रिश्तों में क्यों पढ़ना, था सफदरजंग, जो गद्दी पे बैठा था इनके बाद। सफदरजंग की आधी कहानी हम लोग सुन चुके हैं। वो आधी कहानी क्या है? वजीर बनना, पहला नवाब वजीर। बस इतना जानिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मराठों की सेना को वो किराए पे भी लेता है। मराठों के साथ भी इसके मित्रतापूर्ण संबंध थे, मुगल सम्राट के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध थे। इस समय सबसे ज़्यादा बदमाशी अगर कोई नॉर्थ में कर रहा था तो वो थे रुहेलखंड के नवाब। वो मुगल सम्राट के दरबार में घुस के उसको साड़ी पहनवा के भी नचवा रहे थे, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे थे वो। एक तो उसमें गुलाम कादिर था, मुगल सम्राट को अंधा ही कर दिया, आँख ही फोड़ दिया। तो अब उनको, हाँ सच में ऐसा हुआ है, अंदर दरबार में घुस के मतलब दरबार में नचवाया गया है मुगल सम्राटों से। वो तो बाद में होता है ना, जब आपके पास शक्ति ना हो और प्रतिष्ठा बच जाए तो लोग तो फिर उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो सफदरजंग को विशेष और कुछ कारणों से जाना जा सकता है। जैसे इसने एक मदरसा खुलवाया था दिल्ली में, सफदरजंग का मदरसा। अच्छा, सफदरजंग के नाम से तो आज भी दिल्ली में कुछ चीज़ें हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग एयरपोर्ट भी है, एक सफदरजंग मकबरा भी है। और सफदरजंग का जो मकबरा है वह मुगल स्थापत्य शैली जो कि मकबरों से संबंधित है, उसका अंतिम उदाहरण भी माना जाता है। उसके बाद फिर कोई मकबरा उस तरह से नहीं बना। और मुगल मॉन्यूमेंट्स में या इस समय के मॉन्यूमेंट्स में इस समय के पतन के चिन्ह दिखाई देते हैं। 18वीं शताब्दी में जो कुछ भी बनाया गया वह अपने वैभव में, अपने गौरव में वैसा नहीं था जो कि 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो सफदरजंग को बस इन कामों से जानिए आप। सफदरजंग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था, क्या नाम था आप बताइए?
शुजाउद्दौला, उसकी बात अभी हुई तो थी। शुजाउद्दौला, ये तीसरा नवाब है वहाँ का। अब शुजाउद्दौला को क्यों जाना जाता है, तो इसको दो लड़ाइयों में भागीदारी के लिए जाना जाता है, एक पूरब में एक पश्चिम में, एक आधुनिक एक मध्यकालीन। पूरब में जो लड़ाई हुई, पश्चिम में जो लड़ाई हुई, वो पानीपत की लड़ाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो पानीपत के अगर भागीदारों पे प्रश्न पूछे तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला उनमें से है। फिर उसके बाद इसका दूसरा जो काम था वह था बक्सर की लड़ाई में भागीदारी करना। तो पानीपत की लड़ाई मध्यकालीन लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई आधुनिक लड़ाई थी। इन दोनों में यह भागीदारी करता है, एक पूरब में एक पश्चिम में। एक में जीत जाता है ये अहमद शाह अब्दाली के साथ, दूसरे में मुगल सम्राट के साथ हार जाता है। और मुगल सम्राट के साथ हारने के बाद, जैसे मुगल सम्राट ने एक संधि की थी इलाहाबाद की, एक संधि ये भी करता है। 50 लाख रुपए जुर्माना और अवध के साथ बाड़े की नीति की शुरुआत होती है। अगर आपसे सवाल पूछे कि अवध का कौन सा नवाब मुगल संपर्क में पहली बार आया, सॉरी ब्रिटिश संपर्क में पहली बार आया, तो वह नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। कौन सा सम्राट ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संपर्क में आया पहली बार? कौन सा मुगल सम्राट? शाह आलम द्वितीय। और अवध का कौन सा नवाब पहली बार ब्रिटिश संपर्क में आता है? शुजाउद्दौला। इसके साथ ही अवध का दुख शुरू होता है, वो काली अंधेरी रात जिसको नवीन चंद्र सेन कहते हैं ना। और ये तब तक चलता है जब तक कि 1856 में अवध का अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता है कुशासन के नाम पे। हालांकि उस कुशासन के लिए ब्रिटिश निरंतर हस्तक्षेप ही उत्तरदायी था। ठीक है ना। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला शासक बनता है। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, आसफुद्दौला। आपके नोट्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है। और आसफुद्दौला के बारे में एक चीज़ तो ये जाननी है कि अवध की राजधानी फैज़ाबाद में हुआ करती थी, उसको लखनऊ ले आया, एक नया शहर बसाया इसने, राजधानी नगर। और लखनऊ में जो एक संस्कृति विकसित होती है, जिसको आज भी लखनऊ की तहजीब कहते हैं, जिसमें क्या क्या है, जिसमें पोइट्री भी है, जिसमें क्या है, मुजरा भी है, जिसमें वो कबाब भी है जिसको टुंडे का कबाब कहते हैं। कुछ लोग खाते हैं ना। मूड तो नहीं खराब हो गया ना कबाब का नाम सुन के? शाकाहारी तो कोई नहीं है इसमें, है ना? हाँ ठीक है। तो अवध में वो भी है, क्या कहते हैं, पनीर भी है, पालक भी है। हाँ। तो हाँ, वो सब भी है, तो ज़्यादा टेंशन में आना नहीं है। तो उस टिपिकल संस्कृति का पोषक माना जाता है इसको, जिसमें शतरंज है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, सुना होगा आपने, जो नवाब के लिए तो नहीं लड़ते हैं लेकिन आपस में लड़के मर जाते हैं। प्रेमचंद ने किताब भी लिखी है ना, शतरंज की खिलाड़ी, पढ़ी होगी आप में से कुछ लोगों ने। इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ सकता है जीएस में कि शतरंज के खिलाड़ी का लेखक कौन है। पूछे जाते हैं भाई ऐसे सवाल, तो कौन है इसका लेखक? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को जानते हैं ना? ऐसे चंद ही लोग हैं जो प्रेमचंद की जगह पे, मतलब कि स्तर तक पहुंचे हैं साहित्यिक अभिव्यक्ति में। खासतौर से मानव मन के उधड़बुन को, इसके अंतर्विरोधों को, गरीबी को परिलक्षित करने में प्रेमचंद का कोई जवाब नहीं है। ईदगाह एक कहानी और है इनकी, चिमटे वाला, वो देखा होगा, डिसीजन लेना और डिसीजन को डिफेंड करना। हाँ, हामिद नाम था ना। हाँ। अब देखिए वो किस तरह से बच्चों से तर्क करता है। डिसीजन तो ले चुका है वो, डिसीजन का आधार कुछ अलग है, लेकिन बाल सुलभ मन में जब बाकी दूसरे बच्चे उसको अपना खिलौना दिखा रहे हैं, तो अपने डिसीजन को डिफेंड कैसे करता है वो? कई तरीके से डिफेंड करता है कि मेरा ऐसे कर देगा, तुम्हारे उसके पेट फाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो सब करता है। एक हम लोग हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद से कांपने लगते हैं। वो चाहे आईएएस लेने का, बनने का डिसीजन हो, या चाहे ऑप्शनल लेने का डिसीजन हो। डिसीजन लो तो इम्प्लीमेंट करो ना चुपचाप, उसमें उसके बाद कांपने की क्या जरूरत है? हामिद से यहाँ सीख सकते हैं हम लोग। तो सारे तर्क ढूंढो अपने डिसीजन पे बने रहने के लिए। हम लोग सारे तर्क ढूंढते हैं उससे विचलित होने के लिए। तो मन मन खेलता है ना हमारे साथ।
तो वो जो पूरी संस्कृति है, उसके संरक्षक के तौर पे आसफ़ुद्दौला को याद किया जाता है। इसके साथ ही आसफ़ुद्दौला ने 2 भवन बनवाए। लखनऊ में अगर कोई घूमने जाता है तो इन 2 भवनों की बात ज़रूर होती है। एक को कहते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, एक को कहते हैं छोटा इमाम बाड़ा। ये जो छोटा इमाम बाड़ा है, ये बड़े वाले से छोटा है। ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है, ये बड़े वाले से छोटे वाले से बड़ा है। इसी कारण इन दोनों को बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहते हैं। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बड़े इमाम बाड़ा का एक और नाम है, उसको कहते हैं भूल भुलैया। तो अगर पूछे कि भूल भुलैया का निर्माण किसने किया था, तो आपको पता है। फिर उसके बाद बीच में और कोई मायने नहीं रखता है। आ जाते हैं सीधे आखिरी नवाब के ऊपर। आखिरी जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। नाम सुना है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बारे में ये आता है कि ये कत्थक किया करते थे। कत्थक के शौकीन थे। अंग्रेजों ने कुछ और छोड़ा नहीं था करने को। अब शाही कोष में इतना पैसा भी नहीं था कि दूसरों से नाच गाना देखा जाए। तो हमारे शासकों ने कहा कि हम क्या कम हैं, कला होनी चाहिए बस। तो ये कत्थक के बड़े शौकीन थे। कत्थक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में मानी जाती है ना, उत्पत्ति भी और इसका स्वरूप परिवर्तन भी। तो कत्थक करने में के लिए जाने गए ये। उसके अलावा इनके बारे में बहुत कहानियाँ सुन रखी होंगी आपने। लोकप्रिय परंपरा में जो लोग इतिहास जानते हैं वो लोग वाजिद अली शाह को भी जानते हैं कि इतने मतलब शौकीन थे कि या नाजुक थे कि कालीन के नीचे भी केले का छिलका पड़ जाता था। मतलब ये कहावतें हैं, मुझे नहीं पता ऐसा सच में होता था कि नहीं। तो इनको जुकाम हो जाता था। कालीन के नीचे केले का छिलका पड़ा, नवाब साहब ऊपर से गुजर गए, नंगे पांव तो गुजरे नहीं होंगे, जूता भी पहना होगा, उसके बावजूद भी उनको जुकाम हो जाता था। बाकी ये लोग सोचते हैं कि कैसे होता था। मैं ये सोचता हूँ कि कालीन उठा के केले का छिलका रखा कौन था। असल मुद्दा ये है, छिलका तो आदमी कहीं भी फेंक सकता है। इतना, वो भी नवाब के दरबार में कालीन के नीचे कोई प्रयोग कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्या नवाब साहब पे। ये देखते हैं नवाब साहब कितने नाजुक हैं। दूसरी चीज इनके बारे में ये है कि अंग्रेज जब इनको पकड़ने आए, मुझे भी नहीं पता कि सही है कि गलत है, तो सब लोग भागे, नवाब साहब नहीं भागे। पूछा गया कि आप क्यों नहीं भागे, भाग तो सकते थे। तो कहा था कि नौकर नहीं था, जूता कौन पहनाता। भाई भागना होता है, भागने में चप्पल छोड़ के भागा जाता है। ये कौन सा भागना है कि नौकर आएगा जूता पहनाएगा तो फिर हम भागेंगे। तो हमारे नवाबों को भागने का इतना, मतलब भागने में भी नवाबियत नहीं गई, नफासत कहते हैं ना इसको। तो खैर अंग्रेजों ने पकड़ लिया और बोला कि चलो तुमको लंबा दौड़ाएंगे। ठीक है, और इनको कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। कलकत्ता चले जाएं अगर आप, तो आज भी वहाँ पे एक जगह है, मटिया बुर्ज कहते हैं इसको, वहीं पे उनका किला है। और जो यूपी की निशानी है ना, जो राज्य चिन्ह क्या है, मछली है, ये आपको वहाँ पर भी दिख जाएगी। ये बंगाल के नवाबों से ही शायद लिया गया है, सॉरी अवध के नवाबों से ही यह राज्य चिन्ह लिया गया है। इतना काफ़ी है अवध के बारे में। फिर चलते हैं बंगाल। तो बंगाल में जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। हाँ, ये सूर्य नारायण मिश्रा जी थे कभी किसी ज़माने में, इस्लाम स्वीकार करके बन गए थे मुर्शिद कुली खान। मिश्रा जी मेरे इलाके में काफ़ी होते हैं हम लोग, मतलब लोकप्रिय संस्कृति में हम लोग जैसे बोलते हैं ना मिश्र जी। हाँ, मिश्रा जी। मिश्रा जी तो औपचारिक हो गया ना, हिंदी हो गया। तो ये मुर्शिद कुली खान ये नवाब बने। किसी ज़माने में इनको औरंगज़ेब के काफ़ी करीबी थे ये। तो औरंगज़ेब ने इनको जो नियुक्त किया था वह था दीवान। दीवान राजस्व अधिकारी होता था, प्रांतीय, मतलब हाँ प्रांत में ही। मुगलों की शासन व्यवस्था की एक पद्धति थी जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। तो जैसे मान लो कि ये मुगल प्रांत है और यह है केंद्र, केंद्र मतलब शासक है यहाँ पे, मुगल प्रांत है। तो चेक एंड बैलेंस के तहत मुगलों ने कभी भी प्रांतीय गवर्नर को बहुत मजबूत नहीं होने दिया।
तो यहाँ पर क्या होता था कि कई अधिकारी होते थे जो एक तरह से समकक्ष होते थे, 1, 2, 3, 4 तो थे ही थे। जैसे एक में जो होता था उसको कहते थे सूबादार। सूबादार कौन हो गया? जिसके पास सूबा हो। ठीक वैसे ही जैसे जिसके पास समझ हो, क्या हो गया? समझदार हो गया। सूबा का मतलब प्रांत, जो प्रांतीय शासक है उसको कहा गया सूबादार। क्योंकि उसके पास फौज भी होती थी, वह मिलिट्री कमांडर भी होता था, तो उसी को क्या कहते थे? फौजदार भी कहते थे। और वह चूंकि व्यवस्थापक भी था प्रशासनिक मामलों का, और व्यवस्था के लिए जो शब्द है वह है निजामत, तो उसको नाजिम भी कहते थे। अब समझ गए ये कौन लोग होते थे? अब सूबादार, फौजदार, नाजिम जो था वह अपने कार्यों के लिए केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। यही तो देखा था हम लोगों ने कि वो अपने अधिकारियों की नियुक्ति भी नहीं कर सकता था। बाकी उसकी ये जो अधिकारी हैं 2-3, ये नाजिम नहीं नियुक्त करेगा, ये केंद्र से नियुक्त होकर आएंगे और नाजिम के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, वो समकक्ष होंगे। ऐसा ही एक अधिकारी था जिसको कहते थे दीवान। और दीवान किस चीज का अधिकारी था? राजस्व मामलों का अधिकारी था। और भी अधिकारी थे यहाँ पे, जैसे एक काजी होता था जिसका काम जुडिशियल था, और भी था। अभी बाकियों को छोड़ दीजिए, 1 और 2 पे फोकस कीजिए, ठीक है ना? अब ये अपॉइंट हुए थे भाई साहब दीवान, लेकिन धीरे धीरे ये बन गए सूबेदार भी, और इनके साथ ही इन दोनों पदों का हो गया एकीकरण। तो मुर्शिद कुली खान के ज़माने में दीवानी और निज़ामत, इसको दीवानी अधिकार कहते हैं राजस्व को, और उसको कहते हैं निज़ामत। दीवानी और निज़ामत का एक दूसरे में विलय हो गया था, ठीक है। अब इसी को बाद में 1765 में जब मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट अलग से देता है, तो एक तरह से फिर क्या हुआ? दीवानी और निज़ामत का पृथक्करण हुआ। और यह पृथक्करण मुगलों की विशेषता रही थी। इसलिए कभी कभी ये इसको ऐसे भी देखा जाता है कि अंग्रेज जब बंगाल में अपनी वैधता स्थापित करने गए तो उन्होंने मुगल परंपरा का ही सहारा लिया, उसी पद को अपने लिए मांगा जिसकी व्यवस्था मुगल प्रशासन में पहले से थी। बस इतना था कि आप हमें दीवान बना दीजिए। और ये इस तरह का अधिकार था मुगल सम्राट का, जिसको कंपनी ने बंगाल में पुनर्स्थापित किया, जिसको मुगल सम्राट वर्षों पहले खो चुका था। तो मुगल सम्राट को बंगाल में अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिला, इलाहाबाद में किला मिला, इलाहाबाद और करा के जिले मिले, ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिला। इन सब के बदले में दीवानी देना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। इलाहाबाद की संधि की ये प्रावधान है, इलाहाबाद की संधि के प्रावधान ऐसे ही तो थे। इनका काम यही माना जाता है कि चूंकि बंगाल का क्षेत्र कभी भी औपचारिक रूप से उस राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था जिसको मुगलों ने लागू किया था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था आईने दहसाल के नाम से, याद आ रहा है? जिसको आईने दहसाल भी कहते हैं और जिसको जब्ती सिस्टम भी कहते हैं। बंगाल में स्थानीय परंपराएं चल रही थी, नसक कहा जाता था उसको, हमें बहुत डिटेल तो नहीं पता कि क्या था वो। तो उस क्षेत्र में एक नए राजस्व बंदोबस्त का काम इन्होंने किया, जिसमें स्थानीय लोगों को प्रश्रय दिया गया, बढ़ावा दिया गया। और बंगाल में भू संपत्ति पर आधारित एक कुलीन वर्ग या भू अधिकारों पर आधारित एक कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ, जिसको बाद के दिनों में आपने सुना होगा बंगाली भद्रलोक कहा गया, ठीक है। बाकी और चीजें इनके बारे में छोड़ दीजिए। इनके उत्तराधिकारी जो हुए, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, सरफराज, सुजाउद्दीन, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण नवाब होगा बंगाल का, उसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान को बहुत सारे कारणों से जाना जाता है। एक तो इसने कंपनी या बाकी जो भी यूरोपीय थे उनकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखा था। दूसरा, मराठों के साथ इसने युद्ध किए। मराठे इस समय चारों तरफ आक्रमण कर रहे थे, उसमें इसने मराठों के साथ शांति स्थापित की, जिसके लिए उड़ीसा का क्षेत्र या उसका कुछ क्षेत्र समर्पित किया। तो मराठों के साथ शांति के लिए जाना जाता है। दूसरा, इसका एक कथन है, और उस कथन से यह परिलक्षित होता है कि जो विदेशी कंपनियां आ रही थी भारत में, इनकी जो कार्यशैली थी, इनकी जो प्राथमिकताएं थीं, उसके आलोक में इनकी सही प्रकृति को समझने वाले बहुत कम ही लोग थे भारतीय परिवेश में। उन कम लोगों में एक अलीवर्दी खान भी था। इसका इन कंपनियों के बारे में एक कथन है, उस कथन को आप जान लीजिए कि किसका कथन है, ये बता देगा कि वाणिज्यवाद हम लोगों ने क्यों पढ़ा था। वो ये कहता है
कि ये शहद की मक्खियों की तरह हैं। अगर इन्हें पाला गया तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगी। आप में से कुछ लोगों ने शहद की मधुमक्खियों को छेड़ा है कभी? नहीं छेड़ा है? अभी भी मौका मिलेगा। जब भी किसी गांव में जाइएगा कलेक्टर बन के घूमते हुए, शहद की मधुमक्खियां दिख जाएं तो ड्राइवर को बोलिएगा 2 मिनट रोक ले, और आप अपनी गतिविधि करके चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल लीजिएगा। कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि कलेक्टर साहब ने ऐसे काम किए। तो कर सकते हैं ऐसा, जीवन का आनंद ऐसी चीजों में है। अप्रत्याशित, ठीक है, अनपेक्षित, है ना? तो करेंगे ऐसा। धीरे से गेट गेट के अंदर से ही रोक के एक पत्थर चला के, बस देख लीजिएगा कोई वीडियो ना बना ले आपका, वरना आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वायरल होंगे, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वायरल होंगे। तो मेरी शिक्षाओं का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना है, ऐसे नहीं कर लेना। लेकिन अगर मैं होता तो मैं कर देता, आप नहीं करते। क्यों? मधुमक्खियों से हमदर्दी, काट लेंगी, या डर? हमदर्दी या डर? डर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शहद देंगी के क्या मतलब हुआ? अगर पाला गया तो शहद देंगी, या क्या मतलब हुआ? लाभ। लाभ क्या थे? ये जो भी विदेशी कंपनियां आ रही थी, भारतीय उत्पादों के लिए बाजार ही तो विस्तृत कर रही थी, और भारत उस वाणिज्यिक क्रांति का हिस्सा बन रहा था जिसकी शुरुआत यूरोप से हो चुकी थी। भारत उस पूंजीवादी रूपांतरण का भी हिस्सा बन सकता था जो यूरोप में हुआ, लेकिन यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बल का प्रयोग। ये बात समझ गए ना? अगर सहज और स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था को विकसित होने दिया गया होता तो भारत का बाजार विस्तृत हो रहा था, भारत में उद्यमी विकसित होते, भारत में पूंजी केंद्रित होती, भारत में जो भी तकनीकें उपलब्ध थी, हमारा ज्ञान विज्ञान बदलता। उस तरह के रूपांतरण जो यूरोप में हुए संभव थे, हमारे यहाँ भी हो सकते थे। अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं इसमें उनके द्वारा किए गए बल प्रयोग की भूमिका है। तभी तो आज भी हमने शशि थरूर को लगा रखा है उनको ताना मारने के लिए कि तुम्हारी वजह से हमारा विकास नहीं हुआ। हो सकता था, पूरी संभावनाएं थी। तो शहद दे सकती थी ये, लेकिन ये भी था कि इनके जो काम करने का तरीका है कि अगर इनको छेड़ा गया तो ये काट के मार डालेंगी, यानी कि यह वाणिज्यवादी उद्देश्यों से परिचित भी था, प्लस इसको ये भी पता था कि राज्य सत्ता का और आर्थिक हितों का किस तरह से घालमेल हुआ है। अभी देखा था हम लोगों ने कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको सिर्फ व्यापारिक कंपनी कहना भ्रामक है। तो उस स्थिति को शायद ये समझ रहा था कि इन कंपनियों के पीछे कौन लगे हुए हैं, राष्ट्र राज्य लगे हुए हैं, इन कंपनियों की प्राथमिकता अलग है। तो इसको दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण कहा जा सकता है, जिसका परिचय इसने दिया, जिसके लिए इसको जाना जाता है। क्लियर? अब इसके बाद इसने तो पत्थर नहीं मारा, लेकिन इसका पोता सिराजुद्दौला, जो उसकी बेटी का बेटा था, जो अल्पायु में ही गद्दी पे बैठा, इसने शायद मार दिया वो पत्थर। और जब इसने मार दिया पत्थर, तो आपको पता है, पत्थर से पलासी, पलासी से पार्टीशन, ये किताब में लिखी गई है ना। पत्थर से पलासी कोई किताब नहीं है, पलासी से पार्टीशन किताब है एक। आधुनिक भारत के विद्यार्थी कभी कभी पढ़ते हैं उसको। किसने लिखी है वो किताब? शेखर बंदोपाध्याय ने लिखी है। अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो अब खबरदार, भूल के भी नहीं सोचना है इसके बारे में। पहले से पढ़ लिए हैं तो ठीक है, पेजेस पलट सकते हैं। अब इसने कैसे छेड़ा, क्यों छेड़ा, ये कहानी कभी और सही, किसी और प्रसंग में सही। हालांकि आपके पूरे मटेरियल में पूरा पलासी मिसिंग है, बक्सर मिसिंग है, ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों के साथ संघर्ष में बंगाल का नाम नहीं है। शायद ये उम्मीद की गई है कि बंगाल की चर्चा प्रसंगबस हो जाएगी, लेकिन विषय में महत्वपूर्ण है तो उसकी बात हम लोग प्रसंग में तो करेंगे ही करेंगे। आने दीजिए वो प्रसंग, तो देखते हैं बंगाल का क्या करते हैं। फिलहाल बंगाल से चलिए हैदराबाद चलते हैं। और हैदराबाद में इस समय संस्थापक कौन है? इसके कई नाम हैं, मतलब जो भी हम जानते हैं ना, वो शायद इसके टाइटल्स ही हैं। जैसे पहले मैं इसको जानता था निज़ामुल मुल्क के नाम से, निज़ाम उल मुल्क। फिर हुआ, मुझे लगा कि आसफ जाह इसका टाइटल होगा,
तो बड़ा अच्छा लगता था, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। मैं लगता था कि मेरी जानकारी परिपक्व हो गई, पूर्ण हो गई, मुझे नाम भी पता है, टाइटल भी पता है। फिर बाद में पता चला कि दोनों टाइटल्स ही हैं इसके। तो फिर मैंने बेचैन होकर एक और नाम ढूंढ निकाला, चिन किलिच खां। अब सोचिए, नाम अगर इतना मुश्किल हो तो इसके बचपन के दोस्त इसको कैसे बुलाएंगे? चिनू, जैसे भी बुलाएं। तो चिन किलिच खां। तो मैं खुश हुआ कि चलो ये दोनों टाइटल्स निकले और ये नाम निकला। बाद में पता चला ये भी टाइटल था। ये तीनों उसके टाइटल्स ही हैं। तो नाम क्या है फिर उसका? ये कोई कमरुद्दीन खान, कमरुद्दीन खान के नाम से है। कमरुद्दीन खान, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, जो मुझे याद आ रहा है, कमरुद्दीन खान। सैयद बंधुओं के पतन में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मोहम्मद शाह रंगीला ने ऑब्लाइज्ड होकर इसको अपना वजीर भी नियुक्त किया था। लेकिन वजीर होने के बाद इसने जो वित्तीय रीस्ट्रक्चरिंग को क्या कहते हैं, पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण का जो कार्य शुरू किया, जिसमें इजारादारी पर नियंत्रण स्थापित करना था, उससे मोहम्मद शाह रंगीला खुश नहीं था। तो उसने इसके साथ सहयोगी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। ये ठीक वैसे ही जैसे कि कभी फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के शासक ने अपने योग्य मंत्रियों के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया था, जिसकी वजह से वहाँ क्रांति हो गई थी। यहाँ तो कोई क्रांति नहीं होती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से रुष्ट हो जाता है मोहम्मद शाह रंगीला से और दक्षिण चला जाता है अपने स्वतंत्र भविष्य की तलाश में, और वहाँ जाकर संस्थापक बनता है। यह किस राज्य का? हैदराबाद के राज्य का। मुगल सम्राट से संपर्क पूरी तरह से तोड़ता नहीं है। जब करनाल की लड़ाई होती है तो आता है, लौटता है, और करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ भी देता है। नादिर शाह इसकी योग्यता और वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने इससे सवाल पूछा था कि आप जैसे योग्य व्यक्तियों के रहते हुए मुगल सम्राट की या मुगल साम्राज्य की इतनी बुरी अवस्था कैसे आ गई? अब यहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि 18वीं शताब्दी योग्यता से खाली शताब्दी नहीं है, एक से एक योग्य लोग थे उस समय के हिसाब से। असल मुद्दा ये था कि कभी कभी योग्य व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने उद्देश्य को नहीं पा पाते कि उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमें हमारे बृहत्तर उद्देश्य तो समाज से ही मिलता है, हमारी व्यवस्था से ही मिलता है। आप चाहे जितने भी योग्य होते, आज योग्यता प्रमाणित करने आईएएस देने आ गए आप मुंह उठा के, लेकिन एक बात बताइए कि अगर व्यवस्था में आईएएस जैसे एग्जाम ही नहीं होता तो क्या करते आप? फिर आपकी योग्यता कैसे सुनिश्चित होती? फिर उस समय कुछ और होती। ये बात समझ गए? तो समय निर्धारित करता है कि आपकी योग्यता क्या है, किस तरह की है, उसका क्या उपयोग है। तो 18वीं शताब्दी में जिस तरह से समय योग्यता को प्रयोग करने के अवसर दे सकता है, वैसे उसको अवरुद्ध भी कर सकता है। तो 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई थी कि एक योग्य से योग्य व्यक्ति भी अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए थे। वो जान तो फिर भी दे सकते थे, जैसा कि शतरंज के खिलाड़ियों ने, प्रेमचंद के शतरंज के खिलाड़ियों ने किया, लेकिन राज्य के लिए, शासक के लिए जान देना अब उनके बस की बात नहीं रह गई थी। उतनी निष्ठा अब उनके अंदर नहीं रही थी। शायद राज्य अब उनके लिए उतना उपयोगी नहीं रहा था, यह एक कारण हो सकता है। अब इसके बाद इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और इसका मुख्य संघर्ष बाजीराव प्रथम से हुआ, लेकिन कम से कम इसने अपनी स्थिति बनाए रखी। कुछ दिनों पहले आपने एक फिल्म देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। उसमें भी आपने देखा होगा कि बाजीराव प्रथम और इसके बीच में एक वार्ता होती है, और उस वार्ता के बाद इन दोनों में मित्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सहयोगात्मक रवैया हो जाता है कि बाजीराव उत्तर की तरफ ध्यान देगा और दक्षिण से निज़ाम उसके साथ सहयोग करेगा। तो बाद में इस तरह की समझौता हो जाता है इन दोनों के बीच में, लेकिन मराठे जो उस समय सबसे शक्तिशाली थे, उनके विरुद्ध लड़ते हुए भी इसने अपना कम से कम अस्तित्व बनाए रखा। यह इसकी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि किसी भी लड़ाई में इसको जीत नहीं मिली थी, लेकिन अस्तित्व फिर भी इसने अपना बनाए रखा था। ठीक है। अब इसके बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है, उसका सीधा संबंध द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के साथ है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम था नासिर जंग। लेकिन नासिर जंग की स्थिति को जो चुनौती देता है उसका नाम है मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग को सहायता मिल जाती है किसकी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की, जिसने एक नया प्रयोग करना शुरू किया था कि अपनी कुशल सेना को भारतीय शासकों को किराए पर देकर
या उसकी सहायता से भारतीय शासकों को गद्दी पर बैठाकर उनसे मनोनुकूल सुविधाएं प्राप्त की जाएं। अंततः वाणिज्यवादी उद्देश्य यही थे। तो मुजफ्फर जंग ने मार डाला नासिर जंग को, बाद में मुजफ्फर जंग खुद ही मर गया। उसके बाद से गद्दी पर बैठता है सलाबत जंग। सलाबत जंग फ्रांसीसियों के साथ बड़े अच्छे संबंध में था, तो उसने जो दक्कनी जो क्षेत्र है ना, दक्कन के वो उत्तरी सरकार कहते हैं उसको, कोस्टल एरिया, उत्तरी सरकार के जिले, उत्तरी सरकार को उसने फ्रांसीसियों को समर्पित कर दिया था। उसके बाद से निज़ाम अली बनता है, वो बहुत दिनों तक रहता है, कोई खास विकास नहीं होता है। बस इतना जानिए कि हैदराबाद का राज्य वह पहला राज्य है जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। उससे पहले निज़ाम, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक त्रिपक्षीय अलायंस के हिस्सा थे जिसने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस समय कॉर्नवालिस ने द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। ये सब तथ्य जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे, रिवीजन ही करना है, मैं आपको करा रहा हूँ रिवीजन। फिर उसके बाद अंतिम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर अंतिम बहुत बाद तक चलता है, स्वतंत्रता के बाद तक। उस्मान अली खान का नाम आपने सुना होगा, जिसने स्वतंत्रता के बाद और ब्रिटिश स्वायत्तता के समाप्त होने के बाद भी सर्वोच्च सत्ता, पैरामाउंटेसी जिसे कहते हैं, उसके समाप्त होने के बाद भी स्वतंत्र रहने की चेष्टा की थी। और उसके इस चेष्टा को स्वतंत्र भारत की सरकार ने विशेष तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि विदेश इस मंत्रालय के मंत्री थे, ने असफल कर दिया था। और ऑपरेशन एक हुआ था जिसको कहते हैं पोलो, और पोलो के तहत हैदराबाद का अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरे राज्य हैं, जाट राज्य, यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि एक किसान, मतलब जमींदार, लोकल जमींदार, गोकुल के विद्रोह के साथ इनका उत्थान शुरू होता है। लेकिन गोकुल को राज्य के संस्थापक के तौर पे नहीं देखा जाता है। जाट राज्य के संस्थापक के तौर पे दो लोगों को देखा जाता है, चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है सूरजमल, और सूरजमल को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उसकी तुलना प्लेटो से भी की जाती है। जाटों का प्लेटो अफलातून, प्लेटो का एक दूसरा नाम अफलातून भी है। अफलातून को उसकी विद्वता के लिए जाना गया था। सूरजमल ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले एक चेतावनी भी दी थी। चेतावनी ये नहीं थी कि इधर आओगे तो मैं मारूंगा, चेतावनी ये थी कि जो नीति तुम फॉलो कर रहे हो वो नीति सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तो जो खतरा मराठे नहीं देख पाए थे, उस खतरे को सूरजमल देख रहा था, और सूरजमल की भविष्यवाणी सही साबित हुई। और मराठों का तो सहयोग वैसे किसी ने नहीं किया था सिवाय इमादुल मुल्क के, जो मुगल वजीर था उस समय। तो उसकी पराजय से पता चलता है कि वह नीति सही नहीं थी, मतलब इस तरह से माना जाता। मराठों के बारे में अगर हम बात करें तो मराठा राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के बारे में आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। भोसले क्लैन का नाम था। माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, बाबा रामदास। वो महाराष्ट्र धर्म के संत थे, रामदास जी। और रामदास जी ने किताब भी लिखी है, दास बोध, नाम सुना होगा आपने। और दास बोध को उसके सामाजिक सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। इनके गार्जियन थे, कोई बता सकता है इनके गार्जियन का नाम क्या था? दादा भाई कोंडदेव। इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक कराया तो एक पुरोहित भी बुलवाया था। कोई बता सकता है पुरोहित का नाम क्या था? गंगा भट्ट। ये उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से कुछ जुड़े हुए लोग हैं। अब मराठों के उदय के क्या कारण थे, इसमें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। शिवाजी की व्यक्तिगत योग्यता भी, मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षा, लेकिन व्यक्तियों की भूमिका के साथ साथ परिस्थितियों की भूमिका भी मानी जाती है। तो अगर मराठों के उदय के कारणों की हम बात करें तो इसमें से कुछ कारण हमारे लिए थोड़े से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनके बारे में जान ही लीजिए तो सही रहेगा। एक तो कारण यह है कि दक्कनी जो राज्य थे, जो विजयनगर, बहमनी के बाद उत्पन्न हुए थे, दक्कनी राज्यों द्वारा
स्थापित प्रतिरोध की परंपरा। मुगल कभी उस क्षेत्र में मित्रवत दृष्टिकोण से देखे ही नहीं गए। अकबर पहला शासक था जिसने दक्कन नीति की शुरुआत की, चारों महत्वपूर्ण शक्तियों को पत्र लिखा कि हम लोग सुलह कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हमारी अधीनता स्वीकार करके इसमें भागीदारी कीजिए। उन लोगों ने मना कर दिया। अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। इसके बाद लेकिन चांद बीबी का नाम सुना होगा आपने, अहमदनगर चांद बीबी, और चांद बीबी के प्रतिरोध के कारण अकबर को आंशिक सफलता ही मिल पाई थी। फिर मेरे ख्याल से हम लोगों ने बात की थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, मलिक अंबर की बात की थी। तो ये जो प्रतिरोध की परंपरा थी ये मराठों से पहले से चली आ रही थी। मराठे उसी कड़ी में अगली मतलब चरण की वो का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। दूसरा कारण आप ये मान सकते हैं कि मलिक अंबर अवध जो वहां का नवाब था, वजीर था अहमदनगर का, इससे मराठों ने दो चीजें ली। एक तो प्रशिक्षण, प्रशिक्षण किसमें? छापामार युद्ध में। छापामार युद्ध का पायनियर उस क्षेत्र में मलिक अंबर को ही माना जाता है। और दूसरा संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग मुगलों के विरुद्ध करने की मंशा से मलिक अंबर ने मराठों को प्रश्रय देने की परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है वहां की जियोग्राफी, भौगोलिक संसाधनों की कमी। इसने मराठों को मुल्कगिरी करने पर, पढ़ चुके हैं क्या हम लोग? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, संसाधनों की कमी। और मुल्कगिरी का मतलब था मराठा प्लंडरिंग रेड्स, लूटमार। क्यों अफगान और मराठों में ही लड़ाई हुई, वो भी पंजाब के प्लेन्स के लिए। सामरिक महत्व समझ रहे हैं इस चीज का कि अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, उधर मराठा क्षेत्र की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और जब तक मुगल मजबूत थे पंजाब उनके अंदर था, दोनों में से कोई इधर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर हुए, राजनीतिक शून्यता आई, वैसे ही कम संसाधन वाले क्षेत्रों से अधिक संसाधन वाले क्षेत्रों की तरफ मिलिट्री मूवमेंट हमेशा हुए। तो उधर से मराठे उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किए और अफगान इधर, पानीपत इसी क्रम में हुआ था। ठीक है। तो मुल्कगिरी। दूसरा ये कि छापामार युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियां। छापामार युद्ध कभी लड़े हैं आप? इसमें ना मार के छुप जाना होता है, और छुपने की जगह ना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो वहां की टोपोग्राफी में ऐसा था कि आप मार के छुप सकते थे। चौथी चीज जो यहां पर मायने रख सकती है वो है कि क्या हो सकता है, महाराष्ट्र धर्म वहां की भक्ति आंदोलन की शाखा है। उसमें क्या हुआ था कि उदार सामाजिक वातावरण, और उदार सामाजिक वातावरण में नई सामाजिक स्थितियां बहुत आसानी से निर्धारित की जा सकती हैं। समझ गए? फिर उसके बाद क्या था? पांचवा, शिवाजी की व्यक्तिगत या मराठा सरदारों की व्यक्तिगत नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि मुगल दक्कनी राज्यों का अधिग्रहण या दक्कनी राज्यों की पतनशील अवस्था, अंततः अधिग्रहण भी हो जाता है। मुगल सत्ता, राजनीतिक शून्यता आई ना, मुगल सत्ता के सुदृढ़ीकरण का अभाव, मुगल सत्ता के सुदृढ़ीकरण का अभाव। तो राजनीतिक शून्यता आई, उस शून्यता को तो कोई ना कोई तो भरेगा। उसमें आप कह सकते हैं कि मराठा सरदारों की व्यक्तिगत योग्यताएं एवं महत्वाकांक्षाएं दोनों महत्वपूर्ण होती हैं।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे? शिवाजी हो जाएंगे। तो शिवाजी की शक्ति का आधार क्या था? एक तो उनकी बहुत ही सफल घुड़सवार सेना थी, उसके बिना छापामार युद्ध तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही गतिशील। इसमें दो तरह के सैनिक हुआ करते थे, कुछ तथ्य यहाँ पर भी देख लीजिए। एक को कहते थे बारगीज, अंग्रेजी में कहते हैं बारगीज, आप ऐसे लिखिए बारगीज, बारगी, अंग्रेजी में ऐसे बारगीज। और दूसरे थे जिनको कहते थे सीलेदार। ये नियमित थे, ये अनियमित थे। इनको राज्य घोड़ा भी देता था, इनको बाकी इक्विपमेंट, सैलरी वगैरह, और ये अक्सर लूट मार में हिस्सा लेते थे, अपना घोड़ा लाते थे, अपने हिसाब से चलते थे, अनियमित। पहली चीज। दूसरी चीज शिवाजी की शक्ति का था, वो ये था कि शिवाजी ने पहाड़ी किलों की श्रृंखला बनाई। श्रृंखला, आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले जाएं तो आपको बहुत सारे पहाड़ी किले आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा कि स्थानीय जनजातियों का सहयोग। शिवाजी उनके हीरो थे। विशेष तौर से एक एरिया है जिसको कहते थे मावल। मावल के लोग शिवाजी के बड़े समर्थक थे। बाद में चलकर बॉलीवुड ने मावल वर्ड को डिस्टोर्ट कर दिया, एक फिल्म बनी मावाली। तो मावल, मावाली का मतलब क्या होता है? मावाली का मतलब थोड़ा सा कुछ अलग तरह का होता है, मतलब हाँ, थोड़े बदमाश टाइप के, थोड़े, हाँ, इसी अर्थ में यूज होता है। लेकिन वो एक इलाके का नाम था, वहां के लोग मावल कहलाते थे। तो शिवाजी की शक्ति का आधार ये था। फिर उसके बाद शिवाजी ने सम्राट बनने से, मतलब अपने राज्य की स्थापना करने से पहले कुछ काम किए थे, कुछ उनके कार्य थे जिनके बारे में, अब राज्य की बात हो रही है, क्षेत्रीय राज्यों की, तो हमें पीछे जाना पड़ रहा है, वरना आवश्यकता तो नहीं थी इसकी, लेकिन चलिए चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो इनके कार्यों में एक तो ये है कि आपने सुना होगा बाघ नख एक उपकरण है, अभी उसको कहीं से लाया गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या है ये? कुछ है, अपने से शक्तिशाली और अपने से लंबे व्यक्ति को मारने के लिए क्या करना होता है? उसके पेट को फाड़ देना होता है। हाँ, तो वो क्या नाम था? अफजल खान। अफजल खान की हत्या कह लीजिए या वध कह लीजिए, जैसे मन करे वैसे समझ लीजिए। और ये भाई साहब थे कहाँ के? तो बीजापुर के थे, बीजापुरी नोबल। बहुत प्रसिद्धि मिली इससे शिवाजी को। दूसरा था कि एक मुगल बहुत ऊंचा अधिकारी था जिसका नाम था शाइस्ता खान, पर औचक आक्रमण, वही छापामार वाला, उसकी 2 उंगलियां कटी और परिवार के कुछ सदस्य मारे गए। औरंगजेब बहुत नाराज हुआ, बंगाल ट्रांसफर कर दिया। तीसरा है सूरत की लूट। सूरत को इन्होंने शायद 2 बार लूटा, एक बार लेट 60s में और एक बार अर्ली 70s में, सूरत की लूट। चौथा, वो जो संधि हुई थी 1765 में, क्या नाम था उस संधि का? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अभी किए थे ना कि शिवाजी ने सेवा स्वीकार कर ली थी, और यह भी कि हम किले, आगरा, आगरा भी आए थे। फिर आगरा, आगरा, आगरा से क्या कहेंगे इसको हिंदी में? आगरा से प्रवास तो नहीं कहेंगे, भाग निकलना, अंग्रेजी में एस्केप कहते हैं इसको। आगरा से, आगरा से पलायन, भाग निकलना लिखा है ना? हाँ, आगरा से बच, हाँ, बच निकलना। देखिए, भाग निकलने में थोड़ा दूसरे तरह का बोध हो रहा है। हाँ, बच निकलना ये उपलब्धि है, भाग निकलना उपलब्धि नहीं हो सकती, लेकिन बच निकलना उपलब्धि हो सकती है, टेक्निकल है ना ये। और फिर जब ये निकले तो निकले किस भेष में निकले थे? सन्यासी के भेष में निकले थे।
गए तो अब उसके बाद कोई मेजर संघर्ष नहीं होता है। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। राजधानी कहाँ थी? मराठा स्वराज, उसको मराठा स्वराज्य कहते हैं ना, स्वराज्य या स्वराज। उसकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। और एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करते हैं, केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करते हैं, जिसमें 8 प्रमुख विभाग होते हैं। 8 प्रमुख विभाग होते हैं, और ये 8 प्रमुख विभागों के जो प्रधान होते हैं वो एक साथ क्या कहलाते हैं? अष्टप्रधान कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन लोग थे? एक तो पेशवा भाई साहब थे, इनका सामान्य नियंत्रण था। उसके बाद से बताइए, पेशवा के बाद एक थे मजूमदार, इनका काम क्या था? मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा, सब मिल जाएंगे ना। एक थे पंडित राव, एक थे न्यायाधीश, एक थे सुमंत, सुमंत को दबीर भी कहते थे, एक थे सरे नौबत, सरे नौबत, 1 2 3 4 5 6, 2 और बता दीजिए आप में से कोई। एक थे सचिव, सचिव शब्द फिर से पॉपुलर हो गया एक बार कुछ अज्ञात कारणों से, सचिव। फिर उसके बाद अमात्य। इसमें पेशवा, मजूमदार ये फाइनेंस ऑफिसर थे। पंडित राव आप समझ सकते हैं क्या थे, रिलीजियस मैटर जो होता है, ठीक है ना। न्यायाधीश आपको पता ही है। सुमंत ये शायद फॉरेन मिनिस्टर टाइप के कुछ थे, है ना। हाँ, एक और थे वाक्यानवीस, अमात्य नहीं, वाक्यानवीस, वाक्यानवीस, वाक्यानवीस जासूस था, जो स्टोरी सुनाए, जो कहानियां सुनाए। शिवाजी 2 तरह के कर लेते थे, आपने नाम सुना होगा। एक था चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। अगर ये है मराठा स्वराज का क्षेत्र, हालांकि ये नहीं था, ऊपर होगा थोड़ा, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो बाकी जो क्षेत्र थे उसको मराठे कहते थे बैराज्य। तो चौथ बैराज्य से लिया जाता था। अब कोई भी हो, अगर मराठा आक्रमणों से बचना है आपको, तो अपनी आय का चौथाई हिस्सा मराठों को दे दीजिए। इसके बदले में मराठे आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अन्य आक्रमणों से आप उसकी आपकी रक्षा करेंगे कि नहीं, ये उत्तरदायित्व उन्होंने नहीं लिया। हालांकि कुछ इतिहासकार फिर भी, कभी भंडारकर वगैरह मानते थे कि इस तरह का उत्तरदायित्व लेते थे और ये सब्सिडियरी अलायंस जैसा कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं था। आमतौर पर यह बात मानी जाती है। सरदेशमुखी शिवाजी ने व्यक्तिगत रूप से लिया, और ये व्यक्तिगत आय थी शिवाजी की। चौथ राज्य की आय थी। और सरदेशमुखी के बारे में ये आता है कि शिवाजी ने यह दावा किया कि वो सर देशमुख हैं। सर देशमुख का मतलब सभी देशमुखों के देशमुख। तो जिस तरह से देशमुख 10% लेते थे किसानों से, जिसको मालिकाना कहते थे, ये एक सामान्य था। पूरे भारत में ऐसा देखने को मिलता है। मालिकाना कितना? 10%। पहले भी बात हो चुकी है शायद इसकी किसी और प्रसंग में। तो शिवाजी को लगा कि यार, जब ये देशमुख ले सकते हैं किसानों से 10% उनकी आय का, वो इसलिए कि ये देशमुख हैं, तो मैं तो सरदेशमुख हूँ, यानी कि देशमुखों का देशमुख हूँ, तो मेरा भी हक बनता है इनकी आमदनी के 10% पर। और यह शिवाजी की निजी आय हुआ करती थी, उनकी व्यक्तिगत आय थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी के साथ क्या हुआ हमको पता है, साहू के साथ क्या हुआ हमको पता है। फिर मराठा सिविल वार हुआ, वो भी परिस्थितियां हमने देखी हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में भी देखा। बाजीराव प्रथम के बारे में फिल्म आप देख ही चुके हैं, ठीक है। बाजीराव जो द्वितीय बाद में हुए, लेकिन उसके बीच में बालाजी बाजीराव, जिसके समय में पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना जी। तो उससे लिया जाता था। इनका इनका ये पूछना है कि जो सरदेशमुखी है, किसानों से लेते थे या देशमुखों से लेते थे?
तो किसान जो थे वो प्रत्यक्ष कर जो देते थे राज्य के, वो 40% था, 2/5। ये तो राज्य ले ही लेता था उनसे, ठीक है ना। ये शिवाजी का कर का दर यही था, रेट यही था, 4/5। सॉरी, 4/5 नहीं हुआ, कितना हुआ, 2/5 हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसानों से सरदेशमुखी लिया जाता था, ये देशमुखों से लिया जाता था, देशमुखों से लेते थे, जो जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनसे लिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद मराठों के बाद कौन से राज्य बचते हैं हमारे पास, कोई राज्य ही नहीं बचता अब तो। हाँ, एक राज्य है जो स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, मतलब अपनी स्वायत्तता के लिए, वह है आमेर का राज्य। राजपूत राज्यों में कौन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आमेर। और आमेर भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, आपने नाम सुना होगा, सवाई राजा जयसिंह। बहुत कामों के लिए जाने गए ये, एस्ट्रोनॉमर थे, साइंटिस्ट थे, सामाजिक सुधारक भी थे। उस समय दहेज प्रथा, उस समय विधवाओं की बुरी स्थिति के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। प्लस आर्किटेक्ट भी थे, जयपुर नगर की स्थापना की। और ये जो वेधशालाएं कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये कौन सी वेधशालाएं हैं, कितनी हैं, 5 हैं, 5 शहरों में, जंतर मंतर भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, ये बनवाए 5 शहरों में। बस इन शहरों का नाम जान लीजिए कौन कौन से शहर थे जहाँ जयसिंह ने वेधशालाएं बनाई थी। एक तो दिल्ली में है, जयपुर में भी है, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में, इन 5 शहरों में बनाया, ठीक है। उसके बाद से इन राज्यों में मैसूर भी है। तो हैदर अली ने आधुनिक, आप कह सकते हैं कि मैसूर का जो राज्य था, वहां का जो पुराना राजवंश था, उसको क्या कहते थे, वोडेयार राजवंश। और वोडेयार जो राजा थे उनको विस्थापित कर दिया था इस समय तक आते आते 2 भाइयों ने, नंदराज और एक और कोई, क्या नाम है, धुंडीराज। 2 भाइयों ने विस्थापित कर दिया था, इतना काफी नहीं है आपके लिए। फिर एक बार ब्रेक, अब राज्यों के बाद ही बस 10 मिनट, 5 मिनट और दीजिए मुझे, ताकि 1 यूनिट हमारा तैयार भी हो जाए। तो मुझे भी प्यास लगी, ऐसा थोड़े ना है, पानी मेरे भी पास है, देखिए पानी पीने तक की फुर्सत नहीं, तो मुझे भी नहीं है। अभी कॉफ़ी मेरे पास 2 बार आई पिछले ब्रेक में, इस बार मैंने मांगी नहीं। मैं जाके बोला मुझे कॉफ़ी देना, वो बोला पीते तो हो नहीं, क्यों कॉफ़ी दें। तो मैं भूल जाता हूँ भाई, आपके सामने बैठकर आप ही को देखने में लग जाता हूँ मैं, ठीक है। अब कॉफ़ी, कॉफ़ी की याद कैसे आए। तो बस 5-7 मिनट और दीजिए, फिर देखते हैं। तो हैदर अली ने उन दोनों भाइयों को विस्थापित कर दिया और एक सैनिक से संप्रभु की स्थिति तक पहुंच गया, और इस तरह से नवीन राज्य स्थापित होता है, वोडेयार डायनेस्टी को हटाकर। अब हैदर अली को माना जाता है कि पहला ऐसा शासक तो नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ चंद शासकों में एक था जिसने आधुनिक सेना के महत्व को समझा। और आधुनिक सेना के महत्व को समझने के बाद उसने पैदल सेना, जिसको कि नियमित प्रशिक्षण दिया जाता था, उसका गठन किया। हालांकि खुद ही कैवेलरी मैन था, घुड़सवार सेना का हिस्सा रहा था। और एक जगह है जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं डिंडीगुल, वहां पर उसने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बनवाई, गन फैक्ट्री भी बनवाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इतना जानिए, बाकी किसी और प्रसंग में हो जाएगा। इसका बेटा टीपू सुल्तान, उसने सैनिक नवीनीकरण की बात के साथ साथ आर्थिक नवीनीकरण की भी बात की। कृषि के विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए उसने काम किए। फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था, उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहना शुरू किया, नए माप तौल की इकाइयाँ जारी कर दी, क्योंकि फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ था। सेरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, सेरिकल्चर की शुरुआत की, नेवी डेवलप करने की कोशिश की, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, ठीक है। और बाकी जो 2 राज्य थे उत्तर में जो और हमें दिखते हैं, फर्रुखाबाद वहाँ पे और ये रुहेलखंड, वहाँ पे सिर्फ संस्थापकों का नाम जानना आपके लिए जरूरी है कि जो रुहेलखंड का राज्य था उसकी स्थापना की थी अली मोहम्मद
मोहम्मद रुहेला ने। राजधानी थी आंवला में, आंवला जगह का नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये तो संस्थापक हो गया, सबसे महत्वपूर्ण शासक था नजीबुद्दौला। और नजीबुद्दौला जाना जाता है पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ देने के लिए। तो पानीपत की लड़ाई में 3 लोग थे, 2 लोग थे अहमद शाह की तरफ, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और रुहेलखंड का नवाब नजीबुद्दौला। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। फर्रुखाबाद के बारे में जान लीजिए। फर्रुखाबाद के बारे में ये जानिए कि फर्रुखाबाद में हमें बस बदल दीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बंगस। बंगस भी पठानों की एक ट्राइब थी। कोई और महत्वपूर्ण उपलब्धि साथ में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्षेत्रीय राज्य, इस पूरे यूनिट में किन किन चीज़ों की बात की हम लोगों ने? हमने क्षेत्रीय राज्यों की बात की और उत्तर मुगल की बात की। ठीक है, इसके साथ ही ये यूनिट समाप्त होता है। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।